ये कि एक चीज़ जो कि हम अपनी मार्केटिंग में यूज़ नहीं करते हैं, वो ये है कि हम इस काम से अच्छा पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा कोर्स है ये दोनों के लिए फायदेमंद है। दोनों से मुराद ये जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं खाली इंटीरियर डिजाइनिंग का, अपने घर को किसी हद तक वो डेकोर या रेनोवेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी। स्टार्ट हम लोग स्क्रैच से लेते हैं। हमारा जो लास्ट कोर्स था, जो लास्ट बैच था हमारा बेसिकली, वो हम लोग तकरीबन 4 इयर्स से उस कंटेंट को पे हम लोग काम कर रहे थे। बट पिछले 2 बैच ऐसे गुजरे हैं हमारे जिसमें हमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जो कि फील्ड में आना चाहते हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी वजह से हमने थोड़ा सा अपने इस कोर्स को अपग्रेड किया, अपने कंटेंट को बेसिकली अपग्रेड किया है। 1 मंथ का कोर्स होता था हमारा और 12 क्लासेस होती थी, अब हमने 6 वीक्स कर दिया है, जिसमें आपकी 18 क्लासेस होंगी। 1 आवर की जगह पे हमने उसको 2 आवर कर दिया। थोड़ा सा हमने इसके अंदर डिटेल्स ऐड करी हैं लास्ट जो हमारा कोर्स कंटेंट था उसमें। तो इसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है हमेशा से, और अब की बार थोड़ी सी ज्यादा है, वो ये है कि जो डिटेल्स ऐड करी हैं उससे आप लोगों को, अपने जो इंटरेस्ट के लिए लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उनको भी बेनिफिट हो, और जो लोग फील्ड में आना चाहते हैं या ऑलरेडी फील्ड में हैं, जैसे यहाँ पर वहीद ने कहा या और लोगों ने कहा कि वो लोग फील्ड में हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ इससे फायदा हो। प्लस वो खवातीन जो कि अपने घर से बैठ के कुछ अर्निंग करना चाहती हैं फ्रीलांस इस फील्ड से के थ्रू, उनके लिए भी कुछ ना कुछ इसमें फायदा हो जाए इस कोर्स के बाद। ऑब्वियसली क्लाइंट लाके देना, जाहिर सी बात है, वो किसी का भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई भी ये कमिटमेंट नहीं कर सकता कि आपको क्लाइंट लाके देगा। बट क्लाइंट को लेकर किस तरह आना है, वहां तक की सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को बताऊं। उसके बाद फिर आपकी अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक इसके ऊपर मेहनत करते हैं, क्योंकि ये कोर्स या फील्ड हम क्या बात कर लें, कोर्स की बात चले नहीं करते, इस फील्ड की बात कर लें अगर हम लोग, तो ये फील्ड जो है ये है आपसे टाइम मांगती है। कोई भी वो चीज जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट होना है, कोई भी वो चीज जिसके अंदर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, मार्केट में आगे बढ़े, तो उसके लिए आपको उसको टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने कोर्स किया और 2 महीने के बाद आप बोलें कि जी मैं सारा कुछ सीख गया हूँ या मैं बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में काम कर सकता हूँ। उसके लिए आपको कोर्स के बाद आपको कहीं ना कहीं पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है, आपको वर्किंग करनी होती है। अब जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो ऑब्वियसली वो फील्ड ढूंढेंगे जहां पे भी उनको जिस तरीके से भी कोई इंटर्नशिप मिलती है, कोई जॉब मिलती है, या अपने काम में कहीं भी जाते हैं, किसी भी तरीके से फील्ड एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। और जो लोग फ्रीलांस के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो जाहिर है वो सबसे पहली चीज जो उनकी होगी वो रिसर्च होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ और यहाँ आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे और आप काम करना शुरू कर देंगे। सबसे मुश्किल काम है क्लाइंट्स को कैप्चर करना, टारगेट करना क्लाइंट्स को, वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। बट ऐसा नामुमकिन वाली बात नहीं है, बट मुश्किल जरूर है। लेकिन आजकल के दौर में बहुत ज्यादा इजी है। अगर हम अपने दौर से बात करें, कंपेयर करें, तो उस टाइम से अगर मैं कंपेयर करूं तो आज का दौर बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि हम इजी एक्सेस है हमारे पास सारी चीजों का। हमारे पास सबसे मेन चीज, हमारे पास सोशल मीडिया है, मोबाइल है, हम कहीं पे बैठ के भी अपने मार्केटिंग को ऑन कर सकते हैं। उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग आए थे, उस टाइम पे ऐसी हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी। हमें बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ता था, खुद जाना पड़ता था जगहों पर अपनी चीज, अपनी बात पहुंचाने के लिए। बट आज के दौर में ऐसा नहीं है। आप अपने घर से बैठ के बहुत सारी जगहों पे, ना कि सिर्फ अपने शहर में, अपने मुल्क में, बल्कि अपने मुल्क से बाहर भी अपनी बात को इजीली पहुंचा सकते हैं। तो मैं बेसिकली कोशिश ये करता हूँ इस कोर्स के थ्रू कि आप लोगों तक ये सारी चीजें फॉरवर्ड की जाए जो कि इतने टाइम पर मैंने सीखा है, और वो सीखा इसी मार्केट से है। इसी मार्केट ने सिखाया है हमें सारा कुछ। और सीखने के लिए सबसे बेस्ट जो जगह होती है वो आपकी मार्केट ही है। अब मार्केट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप किसी जगह पे जॉब करते हो, इंटर्नशिप करते हो, अपना काम करते हो,
अपना काम जाहिर सी बात है मैं फौरी में मशवरा नहीं दूंगा, जो कि फ्रेशर्स हों तो वो फौरन जाके अपना बिजनेस स्टार्ट ना करें। वो जाके पहले कहीं पे इंटर्नशिप करें, कहीं पे जॉब करें, उसके बाद फिर आए, बिल्कुल मार्केट में काम करें। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा काम है। पहले इसकी अवेयरनेस नहीं थी। जब हमने ये काम करना शुरू किया था, हम बेसिकली आए डिजाइनर बन के थे मार्केट में, बट हम डिजाइनर रहे नहीं थे, हम कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे, क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस नहीं थी। 3D डिजाइनिंग होती क्या है यहाँ पे लोगों को पता नहीं था। लोगों को बताना पड़ता था कि 3D डिजाइनिंग क्या होती है, कंसल्टेंसी क्या होती है, मूड बोर्ड क्या होता है। ये सब चीजें तो लोगों को पता ही नहीं थी। आज भी अगर मैं बात करूं तो आज भी लोगों को नहीं पता है। मेरे पास अगर आज भी कॉल आती है और कॉल में ये कहा जाता है कि हमें अपने रूम की डिजाइनिंग करवानी है, हम उनको अपने डिजाइनिंग के रेट देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं उनको 10 रुपए का रेट देता हूँ। तो वहां से सवाल ये आता है कि इस 10 रुपए में सब चीजें शामिल होंगी, इसमें बेड भी होगा, सोफा भी होगा, कर्टन्स भी होंगे, कॉमन सेंस यूज नहीं किया जाएगा। तो बात सिर्फ यह है, वो अवेयरनेस की है कि हमें हमें पता ही नहीं है कि डिजाइनिंग क्या चीज है, हमें पता ही नहीं है कि डेकोरेशन क्या चीज है, हमें पता ही नहीं है कि एग्जीक्यूशन क्या चीज है। तो वो थोड़ी सी कोशिश है कि किसी तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचे कि आप डिजाइनर हो। पहले तो आपने अपने आप को ये बताना है कि आप खुद क्या बन के मार्केट में आ रहे हो। आपने अपने आप को डिजाइनर कहलवाना है, आपने अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर कहलवाना है, आपने अपने आप को डेकोरेटर कहलवाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपने आप को आर्किटेक्ट कहलवाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत आजकल आजकल की मार्केट ऐसी है कि आजकल हर बंदा सारे काम कर रहा है। जो आर्किटेक्ट है वो डिजाइनिंग भी कर रहा है, उसके पास या तो वो खुद डिजाइनर है या उसने अपने पास डिजाइनर्स हायर करके रखे हुए हैं, उसके पास उसने डिजाइनर्स हायर किए हुए हैं और वो डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स भी ले रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स भी उसके पास होते हैं, उसके पास सिविल इंजीनियर्स भी होते हैं, सारे चीजें होती हैं। बट आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपको क्या फील्ड, कौन सी फील्ड ऐसी, देखिए हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। हमारे पास आर्किटेक्चरल है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, और कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एग्जीक्यूशन करता है, सिविल इंजीनियर है, स्टील डिजाइनर है। अ, बहुत सारी हमारे पास इस तरह की ब्रांचेस हैं। अब हमने किस पे जाना है, हमारी एक्सपर्टीज किसके अंदर है। हम किसी एक फील्ड को चूज करेंगे इनिशियल स्टेज पे। आगे जाके सारे काम आपने करना है। आर्किटेक्ट का काम आपने नहीं करना है, आपने सिविल इंजीनियर का काम नहीं करना है, आपने स्टील डिजाइनर का काम नहीं करना है, बट आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। आप डिजाइनर और डेकोरेटर के दोनों काम कर सकते हो। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर डिजाइनर के काम कम और डेकोरेटर के काम आपको ज्यादा मिलते हैं। एज अ डिजाइनर आपको चंद लोग हैं जो हायर करते हैं। अभी हम उसकी डिटेल में जाएंगे कि डिजाइनर की बेसिकली फील्ड क्या है और डेकोरेटर की फील्ड क्या है। तो बहुत छोटी सी एक हमारे पास पब्लिक है जो कि डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट हमें देती है। ज्यादातर हमें डेकोरेटर वाले प्रोजेक्ट ही मिलते हैं। तो आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपको मार्केट में क्या बनकर आना है। क्योंकि जब आप इस चीज को डिसाइड करोगे, उसके बाद फिर आप उसके अंदर पूरी की पूरी अपनी आ, उस फील्ड की नॉलेज गेन करोगे, पूरा उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज लोगे। अब आपको अगर 3D डिजाइनर बन के मार्केट में आना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ 3D डिजाइन करते हैं, एग्जीक्यूशन की तरफ वो नहीं जाते। ठीक है, तो आप फिर 3D के ऊपर पूरी अपनी मेहनत करोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे डिजाइनर हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, अ, उनका विजन बहुत अच्छा है, बट वो 3D डिजाइनिंग नहीं जानते। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई बुरी बात है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं जो कि खुद 3D डिजाइन नहीं करते, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग फील्ड हो जाती है 3D डिजाइनिंग। या ऑटो कैड पे काम करने वाले लोग, वो बिल्कुल एक अलग फील्ड मानी जाती है दुनिया में। बट हमारे यहाँ जाहिर सी बात है कि हर चीज को हमने अपने हाथ में रखा हुआ होता है कि ये भी काम मैंने करना है और ये काम भी मैंने करना है। तो क्योंकि हमारे यहाँ कंपटीशन थोड़ा दूसरे वे में चलता है और बाहर दूसरे वे में कंपटीशन चलता है। तो बहरहाल आपने इनिशियली अपने आप को ये बताना है कि आप क्या बन के मार्केट में आना चाहते हो। तो शुरू के 2 साल आपने सिर्फ वो काम करना है जो आपने डिसाइड किया है। आप डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्टर या डेकोरेटर, डेकोरेटर और डिजाइनर को हम मिक्स कर सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्टर और डिजाइनर को या कॉन्ट्रैक्टर और डेकोरेटर को हम फिलहाल मिक्स नहीं करेंगे इनिशियल स्टेज पे। मैं 2 साल कह रहा हूँ, आप लोग अगर 1 साल के अंदर इस चीज को समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 6 मंथ्स में समझ सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बट अदरवाइज आपको मेरे हिसाब से कम से कम 2 साल का अरसा चाहिए। ये मैं बहुत कम से कम करके बात कर रहा हूँ, बट मैं अगर इनिशियल स्टेज को काउंट करता हूँ तो जो इनिशियल ईयर्स में जिसको काउंट करता हूँ वो 5 इयर्स होते हैं।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 5 ईयर से पहले आप कोई बहुत ज्यादा मार्केट में एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, बिकॉज मार्केट इतनी ज्यादा हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुकी है, रोज नई चीजें आ रही हैं। पहले के टाइम पे बहुत टाइम लगता था कोई नई चीज मार्केट में आने में। आज आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू आपके पास सारी चीजें एक्सेस में है। हर क्लाइंट को के पास मोबाइल के अंदर गूगल है, पिंटरेस्ट है, और आजकल के दौर में आपके पास जो क्लाइंट आता है वो ऑलरेडी पीएचडी कर कर आता है पिंटरेस्ट पे। उसके पास आपसे ज्यादा डाटा होगा पिक्चर्स फॉर्म में। जितना आपके पास सेव नहीं होगा उतना उसके पास सेव होगा, क्योंकि उसने सारी वर्किंग करी हुई होती है। वो ऐसी ऐसी चीजें आप लोग को दिखा रहा होता है जो कि आपने भी नहीं देखी होती समटाइम्स, या वो आपकी मार्केट में ही अवेलेबल नहीं होती हैं। तो उसको हमने किस तरीके से टैकल करना है, उस क्लाइंट को जो कि मार्केट में चीजें मौजूद नहीं है और वो उसकी ख्वाहिश लेकर आ रहा है। अब जाहिर है अगर हम अपने क्लाइंट को इनिशियल स्टेज में ना कर देंगे तो जाहिर है फिर तो हमारी बात ही खत्म हो जाती है, फिर हम क्लाइंट तो नहीं डील कर सकते इस तरीके से। तो हमारे मार्केट में हमारे हमारे टारगेट क्लाइंट्स क्या हैं, वो सबसे पहली चीज देखनी। अच्छा, मैं ज्यादातर क्लाइंट्स के वर्ड यूज करता हूँ क्लाइंट अपनी क्लास के अंदर, क्योंकि मैं वो चीज सिखा रहा होता हूँ जो कि मैं खुद रोजाना फेस कर रहा होता हूँ। यहाँ पे मैं कोई बुक्स की बात नहीं करता हूँ कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड के ऊपर हम थोड़ा बहुत जरूर जाते हैं, बट ज्यादातर हम मार्केट प्रैक्टिस के ऊपर बात करते हैं। और मेरी कोशिश छोटी सी ये है कि आप अपनी क्लास, आप इस कोर्स के बाद जॉब की तरफ इतना ज्यादा अपना माइंड ना लेके जाएं जितना आप बिजनेस की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये जो काम है हमारा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि हमारे इस काम की लिमिट कोई नहीं है। हम जितनी इसके ऊपर मेहनत करेंगे, जितना इसके ऊपर अंदर जाके इसकी डिटेल में जाएंगे, तो उतना ज्यादा हम इस मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ज्यादा क्लाइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। अब क्लाइंट्स किस तरीके के हमारी मार्केट में, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है बेसिकली। देखिए, जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं ना, तो डिजाइनिंग चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो या वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो या कोई सी भी डिजाइनिंग है, जब हम आर्ट्स की फील्ड की बात करते हैं, तो आर्ट्स की जब हम लोग किसी भी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो लग्जरी में आ गई है। अब वो लोअर मिडिल क्लास की चीज नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर हम किसी को खुदा ना खास्ता डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, बट हम एक फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारा जो भी क्लाइंट है, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, वो लोअर मिडिल क्लास नहीं हो सकता। क्योंकि लोअर मिडिल क्लास, चाहे एग्जीक्यूशन की बात हो रही है या डिजाइनिंग की बात हो रही है, एग्जीक्यूशन में हमारा क्लाइंट लोअर मिडिल क्लास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो, उसकी कोशिश होती है कि वो डायरेक्ट वेंडर से काम कराए, क्योंकि जाहिर है आपसे काम कराएगा तो वो उसको काम महंगा पड़ेगा, डायरेक्ट वेंडर से काम कराएगा तो उसको सस्ता पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा तजाद है मेरे हिसाब से, बट उसको हम चलें अभी अभी डिस्कस फिलहाल नहीं करते। आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो है या तो मिडिल क्लास, लो जो अपर मिडिल क्लास होती है, या फिर जो इलीट क्लास है। अब इलीट हमारे मुल्क में मैक्सिमम 5% भी नहीं है। ठीक है, तो अपर मिडिल क्लास ज्यादा आपका क्लाइंट बनेगा इनिशियल स्टेज में, जब तक कि आपका मार्केट में कोई नाम नहीं हो जाता, जब तक आप मिडिल क्लास को और अपर मिडिल क्लास को डील कर रहे होगे। अब जो सबसे मुश्किल क्लाइंट है हमारा, वो है यही मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास। उसका रीजन ये है कि उसका जो सर्कल है वो बना हुआ है एलीट क्लास पे, या फिर जो उसकी जो वो रिसर्च कर रहा है, वो जिन लोगों को देख रहा है, वो देख रहा है बिल्कुल एलीट क्लास के लोगों को। अब उसको वही चीज अपने घर पे चाहिए, बट उसकी जेब इजाजत नहीं दे रही होती कि मैं वो चीजें अपने घर पे अप्लाई कर सकूं, तो वो उसका ऑल्टरनेट ढूंढता है। ठीक है, तो जब वो ऑल्टरनेट ढूंढता है तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल देता है। आपके लिए वो क्लाइंट ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, जो कि कम बजट में अच्छी चीज मांग रहा होता है। वो क्लाइंट जो कि बहुत ऊपर से आ रहा है, उसको बहुत सारी चीजें अप्लाई करनी है, उसको पैसों की कोई टेंशन नहीं है, उसको बजट का कोई इश्यू नहीं है, वहां पर आप बहुत इजी वे में काम करते हो, क्योंकि ज़ाहिर है आप फ्री हैंड होते हो, आप कहीं से भी कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हो, आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें अप्लाई कर सकते हो उसके घर पे। बट जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल पे हम काउंट कर लेते हैं उसको, तो वो बजट के साथ में चल रहा होता है। एक लिमिटेड बजट होता है, बट उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उस क्लाइंट को डील करना मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, वो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपने उसकी ख्वाहिश को पूरा करना है उसके बजट के अंदर रहते हुए। तो हमने ये चीज़ों को भी सीखना है इस कोर्स के अंदर, कि हम अपने उस क्लाइंट को किस तरीके से कवर करेंगे, उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, कि वो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट्स वही वाले होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास वही क्लाइंट्स होते हैं।
और जो लोअर मिडिल क्लास की हम बात करते हैं उसमें समटाइम्स आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए आ जाते हैं या फिर आपके पास डिजाइनिंग के लिए आते हैं, कॉल्स आएंगी, मैसेजेस आएंगे, बट मे बी वो आपसे काम नहीं करवाएंगे क्योंकि आजकल भी स्टिल अभी भी खैर अभी बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, बट स्टिल आज की डेट में भी कुछ लोग डिजाइनिंग को, कंसल्टेंसी को, मूड बोर्ड को वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं। हालांकि वो ये जानते हैं कि इसके बगैर उनका काम जो है वो रुक जाता है, इसके बगैर उनके काम में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि अब इतना ज्यादा आप लोगों ने पिक्चर्स को देख लिया है, वीडियोस को देख लिया है, इतने सारे डिजाइन हम रोजाना देखते हैं कि अब हम बहुत ज्यादा जल्दी किसी रफ स्केच से इम्प्रेस नहीं हो रहे होते, या हम किसी से कोई इंटरनेट की पिक्चर्स देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हो रहे होते। इंटरनेट की पिक्चर्स दिखाने के भी दो तरीके होते हैं। एक वो जो कि हमारा पुराना देसी तरीका चला आ रहा था जिसपे हम अपनी पिक्चर्स को स्लाइड कर रहे होते थे, चाहे वो हम लैपटॉप पे दिखा रहे हैं, उसको आईपैड पे दिखा रहे हैं, मोबाइल पे दिखा रहे हैं। जो लोग मोबाइल पे किसी क्लाइंट को कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, मैं उनसे नहीं इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि मोबाइल बेशक आपका कितनी भी बड़ी स्क्रीन हो, बट वो मोबाइल है, तो उसके अंदर वो आपकी चीज का रिजल्ट नहीं शो हो रहा होता जो कि एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, यानी कि जो कि 10 और 11 इंच 12 इंच की स्क्रीन एटलीस्ट जो होती है उसके ऊपर आपका रिजल्ट शो हो रहा होता है। तो मोबाइल पे प्रेजेंटेशन कभी भी नहीं दिखानी चाहिए है। आप जब भी प्रेजेंटेशन दें तो कोशिश करें कि आपका जो व्यू है उसका वो किसी अच्छी स्क्रीन के ऊपर हो ताकि आपकी चीज एनहांस हो रही होती है। एक डिजाइन की मिसाल अगर हम लोग ले लेते हैं, हमारे सामने अगर एक 3D डिजाइन रखा हुआ है, हमने कोई 3D डिजाइन बनाया और उस 3D डिजाइन को जब हम अपने मोबाइल पे देखते हैं तो हमें उसकी वो सारी चीजें नहीं समझ में आ रही होती जब तक कि हम उसको अपने लैपटॉप पे, आईपैड पे या किसी ऐसी स्क्रीन पे ना देखें, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, उसका लुक बिल्कुल इनहेंस हो जाता है। तो ये वजह होती है कि हमारे मोबाइल के ऊपर ये चीजें नहीं दिखानी चाहिए। एनीवे, तो हमने अपनी क्लाइंट को जब भी अपनी कोई चीजें अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है, अच्छा हम बात ये कर रहे थे कि हमारे पास दो तरीकों से इंटरनेट की पिक्चर्स दिखाने का ऑप्शन है। एक तो वही जो पुराना तरीका है कि हम पिक्चर स्लाइड करते जा रहे हैं, एक एक सोफे की पिक्चर आ गई, फिर उसके बाद टेबल की पिक्चर आ गई, फिर वॉल पे क्या काम हो रहा है, फिर उसके बाद डाइनिंग पे काम क्या हो रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि 3D डिजाइनिंग के लोग नहीं होते हैं, वो जस्ट अपने क्लाइंट को इंटरनेट के रेफरेंस पिक्चर से अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं। दूसरा तरीका होता है मूड बोर्ड का। जो ये मूड बोर्ड हमारा इस कंटेंट के अंदर है, ये वो एक वाहिद चीज है इस कोर्स की। मूड बोर्ड प्लस आपके 2D लेआउट्स। इस कोर्स के अंदर हम 3D पे ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे। हमारे इस कोर्स के अंदर जो कंटेंट में है वो 2D लेआउट्स हैं और मूड बोर्ड है। ये वो दो टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने घर से बैठ के कहीं पर भी काम कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ हम काम कर सकते हैं। अब उसमें फाइवर है, उसमें अपवर्क है, उसमें पीपल पर आवर है, उसमें गुरु है, बहुत सारे उसके अंदर फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू काम कर सकते हैं। और इनसे ज्यादा, कहीं ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म जो मैं खुद यूज करता हूँ, फाइवर पे, अपवर्क पे मेरा अकाउंट है, बट मेरे कोई क्लाइंट्स बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं है। एक एक दो दो काम मैंने उसके अंदर किए हुए हैं, बट जो क्लाइंट लाने का तरीका है वो पूरा मुझे मालूम है, वो मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। बट मैं जिस तरीके से, अगर मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट को डील करना है तो मैं जो फोरम यूज करता हूँ वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन आपको काम देता है। लिंक्डइन का जो क्लाइंटेज है वो बहुत ज्यादा फिल्टर्ड है। देखिए हम लोग के, अगर हम अपनी लोकल मार्केट में काम बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा आवाम यूज करने वाली है, जो प्लेटफॉर्म यूज करती है हमारी आवाम, वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब फेसबुक, बहुत सारे लोग फेसबुक से बाहर आ चुके हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने लास्ट टाइम फेसबुक को साइन इन कब किया था। इंस्टाग्राम के अंदर हमारी काफी हद तक अभी भी कुछ फिल्टर्ड अवाम है, बट ऑब्वियसली उसके अंदर भी बहुत सारा मिक्स पब्लिक आ चुकी है। ट्विटर हमारे यहाँ, अगर हम उसका ट्विटर को चेक करें, जाके गूगल करें कि कितनी परसेंट पाकिस्तान की आवाम है, तो हमें मतलब अफसोस होता है कि हम इतने कम लोग हैं जो कि ट्विटर को यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से लिंक्डइन है कि लिंक्डइन को हमारे यहाँ बहुत थोड़ी छोटी सी पब्लिक है जो कि लिंक्डइन को यूज करती है। हालांकि वो मोस्ट फिल्टर्ड एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातें मिलेंगी। हैं उसके अंदर भी कुछ हमारे भाई ऐसे जो कि उसके अंदर भी अपनी नेगेटिव मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा साफ सुथरी आवाम है। तो उसको यूज करें, उसमें आपको लोकल क्लाइंट भी बहुत अच्छे मिलते हैं और उसमें आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हम थर्ड क्लास तक
यस, मैं क्योंकि 2 टॉपिक्स हमारे ऐसे होंगे जो कि हम काफी सारी क्लासेस के अंदर हम करेंगे। क्लास का जो लास्ट हाफ आवर होगा वो हम देंगे 2 टॉपिक्स को। एक होगा हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरा होगा हमारा ये लिंक्डइन और फ्रीलांस वेबसाइट के ऊपर वर्किंग। क्योंकि ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये एक दिन के अंदर मैं समझा नहीं पाऊंगा, ना आप समझ पाओगे, फिर वो नेक्स्ट बहुत सारी क्लासेस के अंदर हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए हम शुरू में हमें, क्योंकि बार बार इसके ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है कि शुरू में हम इसकी प्रोफाइल्स बनाएंगे। अभी आप लोगों ने प्रोफाइल नहीं बनानी है, अगर किसी की बनी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज अभी आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल नहीं बनानी है जब तक हम उसके ऊपर प्रॉपर वे में बात ना कर लें। क्योंकि खास करके जो फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं उसमें प्रोफाइल बनाने का जो प्रोसेस है वो ही सबसे ज्यादा मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा इजी है, बट उसमें हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है वो हमें देखना है। लिंक्डइन के अंदर हमें प्रोफाइल किस तरीके से बनानी है। लिंक्डइन ऑब्वियसली फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह नहीं बनती है। उसके अंदर हमारी पिक्चर्स जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह वो पिक्चर्स अपलोड नहीं करी जाती हैं। जिस तरह हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं वो पिक्चर्स भी हम वहां पर अपलोड नहीं करते हैं। तो वहां पर हमें किस तरीके से अपने काम को लेके जाना है, बेसिकली ये सारा का सारा जो ताल्लुक है ना, ये कीवर्ड्स से होता है। इसकी एसईओ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं। उसकी बेस पे आपकी प्रोफाइल रैंक करती है। बहुत सारे लोग हैं जो कि गूगल पे रैंक कर रहे होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो कीवर्ड्स अच्छे यूज कर रहे होते हैं। अपनी जो भी गूगल के ऊपर भी अपनी पिक्चर्स को अपलोड करें। गूगल बिजनेस का एक अकाउंट बनता है, उसके ऊपर आप अपनी पिक्चर्स को अपलोड करें। आप अगर अभी गूगल करेंगे तो इंटीरियर डिजाइनर्स इन पाकिस्तान या इंटीरियर डिजाइनर्स इन कराची लिखेंगे तो इंटीरियर 8 टॉप 10 के अंदर आती है, कोर्सेज में भी और डिजाइनर्स में भी। उसका रीजन ये है कि हम गूगल बिजनेस की को यूज करते हैं, उसके अंदर पिक्चर्स अपलोड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब हम पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं तो उसके अंदर कीवर्ड्स इस तरीके के यूज कर रहे हैं जो कि पब्लिक नॉर्मल वे में यूज कर रही होती है। देखिए, जब कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि जब आप कोई चीज अपलोड कर रहे हो तो आप उस कीवर्ड्स को यूज करोगे, और वो ज़हन पे रखते हुए यूज़ होते हैं कि जब आपको कोई चीज़ सर्च करनी है इंटरनेट पे जाके, चाहे वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर रहे हो सर्चिंग के लिए, तो आप क्या कीवर्ड डालोगे? तो वो कीवर्ड्स आपके कॉमन कीवर्ड्स हो जाते हैं और वो उसकी वज़ह से आप रैंकिंग पे आ जाते हो। तो ये कुछ बातें शुरू में मुझे बतानी ज़रूरी थी ताकि आपका माइंड उसके हिसाब से सेट हो। हमारे मुझे नहीं पता कि क्लास के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो कि फ्रीलांस के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, और जो नहीं भी रखते हैं। मुझे लगता है कि इस कोर्स के बाद आप लोग करेंगे इसके ऊपर काम, और काम उसको मिलेगा जो इसके ऊपर मेहनत करेगा। इसकी छोटी सी मिसाल मैं इस तरीके से दे सकूंगा कि इसकी छोटी सी मिसाल मैं इस तरीके से दे सकूंगा कि अगर हम इसको फिजिकली चेक करते हैं कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है लोकल मार्केट में, चाहे वो कोई ऑफिस है या वो कोई शॉप है, कोई शोरूम है, कोई बुटीक है, कोई भी चीज अगर मुझे लोकल मार्केट में स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले सर्चिंग करता हूँ एरिया की, कि मुझे किस एरिया में वो शॉप खोलनी है। ठीक है, कि अ, उसके बाद फिर मैं उस एरिया के अंदर जाता हूँ कि और डिफरेंट टाइमिंग्स में जाता हूँ कि किस टाइम के अंदर कौन सा क्लाइंट यहाँ पर आ रहा है, कितना क्लाइंट आ रहा है और कौन सा क्लाइंट आ रहा है, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो इस मार्केट में है या नहीं है। ठीक है, मैं किसी भी एक शॉप की बात कर रहा हूँ, वो शॉप किसी भी चीज की हो सकती है। अ, उसके बाद मैं वहाँ की मार्केट के रेट्स के ऊपर वर्किंग करूंगा कि उस मार्केट में रेट्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं शॉप परचेज करूंगा या रेंट पे लूंगा। उसके बाद मैं उसके अंदर अपना स्टॉक लोड करूंगा, जितना भी मेरा जो भी मेरा मटेरियल है वो मैं उसके अंदर डालूंगा सारा। और उसके बाद फिर मैं उसकी ओपनिंग करूंगा, उसका शटर खोलूंगा, रोज सुबह आऊंगा उसके अंदर, उसकी सफाई करूंगा, उसकी लाइटें रोज सुबह खोलूंगा और काउंटर पे जाके बैठ जाऊंगा। ये मेरा प्रोसेस है एक शॉप खोलने का। और मेरी शॉप खुलते ही मुझे ऑब्वियसली, अगर मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, तो मैं फर्स्ट डे में अपना क्लाइंट नहीं वहां पर मेरे पास आ जाएगा। मैं किसी क्लाइंट को फर्स्ट डे में डील नहीं कर लूंगा। मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम अगर मार्केट के हिसाब से बात करें, आजकल की मार्केट के हिसाब से बात करें तो बहुत बुरा हाल है, बट अगर मैं एवरेज बात करूं तो मिनिमम 6 मंथ्स हम लोग काउंट करते हैं किसी भी न्यू बिजनेस के लिए, और अदरवाइज हम 1 ईयर काउंट करते हैं
कि 1 साल के बाद हमें फैसला करना होता है कि ये बिज़नेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं या इस बिज़नेस को अब हम बंद कर रहे हैं, ये हमारे काम का नहीं है, हम इसमें लॉस कर रहे हैं। तो ये होता है एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने का तरीका लोकल मार्केट में। सेम इसी प्रोसेस से हम अ, ऑनलाइन के ऊपर बात करेंगे। हमने सबसे पहले बात करी कि हम रिसर्च करेंगे, हमें करना क्या है? हमारे पास ऑनलाइन पे हम रिसर्च करेंगे या अपने आप में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या एक्सपर्टीज है, हम किसके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं वही उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास किसी और चीज की एक्सपर्टीज है। जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की एक्सपर्टीज है, ये उसको यूज कर सकते हैं, या फैशन डिजाइनिंग या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर हेड्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। तो पहले तो हम अपने हेड को सर्च करेंगे, हम किसके अंदर एक्सपर्ट हैं, हम उसके हवाले से फिर सारी रिसर्च कंप्लीट करेंगे कि हमारा क्लाइंट कौन सा है, कितना क्लाइंट है, क्या उसकी जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसकी वर्थ क्या है, जो चीज मैं दे रहा हूँ, जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उस सर्विस की वर्थ क्या है। वो $10 है, $20 है, $50 है, $100 है, जो भी उस सर्विस की वर्थ है वो हम उसकी अच्छी तरीके से रिसर्च करेंगे। इनिशियली जाके हम दुकान नहीं खोल देते, हम पहले रिसर्च अपनी कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से हम वहां पे जाके अपना प्रोफाइल नहीं बना लेंगे, पहले हम अपनी फील्ड के बारे में पूरी की तरह अच्छी तरह हर हर वेबसाइट के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं एटलीस्ट 3 to 4 प्लेटफॉर्म्स को हम यूज करेंगे और उन सारे प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी पहले रिसर्च कंप्लीट करेंगे। वो जब वो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने का मतलब हम अपनी दुकान खोलेंगे। दुकान खोलने के बाद प्रोफाइल के अंदर हम अपना सारा डाटा लोड करेंगे, यानी कि हम अपने दुकान के अंदर माल सारा डाल रहे हैं। उसके बाद हम डेली दुकान खोलते हैं, जाके उसकी शटर खोलते हैं, उसकी लाइटें खोलते हैं, जाके बैठ जाते हैं। इसी तरीके से डेली दिन में 10 बार हमने अपनी प्रोफाइल को खोलना है। काम हमारे पास आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, बट अगर हम अपनी प्रोफाइल नहीं खोलेंगे हमारे पास काम भी नहीं आएगा, क्योंकि जब हमारी दुकान का शटर बंद होगा तो हमारे पास क्लाइंट नहीं आएगा, वो बाहर से देख के गुजर जाएगा। जब मेरे पास फ्रीलांस वेबसाइट पे किसी क्लाइंट ने मेरी प्रोफाइल देखी, उसको मेरी प्रोफाइल अच्छी लग रही है, बट मेरे पास वहां पर लिखा हुआ आ रहा है ऑफलाइन, वो आगे चला जाएगा, वो नेक्स्ट विंडो पे जाएगा और उसको क्लिक कर लेगा, आपकी दुकान को छोड़ के बराबर वाली दुकान पे जाएगा, उसका दरवाजा खोल के अंदर चला जाएगा। अब जब दुकान के अंदर मिसाल के तौर पे आपकी ऑनलाइन भी है, आपने सारा कुछ अपना रोजाना प्रोफाइल भी खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब आपकी शॉप के अंदर लोग आ रहे हैं, यानी कि आपकी प्रोफाइल के अंदर लोग आ रहे हैं, वो आपको दिखाएगा, जो भी फ्रीलांस वेबसाइट आप यूज कर रहे हो वो दिखाएगा कि कितने इंप्रेशन हुए और कितने क्लिक्स हुए। इंप्रेशन का मतलब क्या है कि एक वॉक इन क्लाइंट मेरे पास आया है दुकान पर और बाहर से विंडो शॉपिंग करके चला गया, उसको मेरी दुकान के बाहर से चीजें अच्छी नहीं लगी, वो बराबर वाली शॉप पे चला गया, वहां से जाके ले लिया। तो जब वो मेरी दुकान के बाहर से गुजरा, वो काउंट हो गया मेरी ऑनलाइन के अंदर इंप्रेशन, और जब वो मेरी शॉप के अंदर आ गया तो वो काउंट हो गया क्लिक। उसको मेरी दुकान के बाहर से चीजें अच्छी लगी और उसने मुझे क्लिक किया, यानी कि वो शॉप के अंदर आ गया। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जब वो शॉप के अंदर आया तो उसने मेरी सारी प्रोफाइल को देखना शुरू किया, जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको देखना शुरू किया, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, जो अपने बारे में लिखा हुआ है या जो मैंने अपने काम के बारे में लिखा हुआ है। दोनों चीजें लिखनी होती हैं कि हम अपने बारे में भी बताते हैं क्लाइंट को और अपने काम के बारे में भी बताते हैं। तो उसके बाद अगर क्लाइंट वापस जा रहा है, इट मीन्स कि आपके काम में, आपकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम है, जो आपका क्लाइंट आपको काम नहीं दे रहा है। अगर वो आपके काम में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको काम देगा क्लाइंट। 10 क्लिक के बाद एक क्लिक आपको ऐसा मिलेगा जो आपको काम देगा। फर्स्ट क्लाइंट को डील करना इस वेबसाइट के अंदर, फर्स्ट नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि शुरू के 3 क्लाइंट्स आपको डील करना इसके अंदर बहुत मुश्किल है, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जब आपका एक बार इसके अंदर काम चल जाता है तो फिर वो चलता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिव्यूज का रुझान बहुत कम है, हम लोग रिव्यूज नहीं देते, हम उसको टाइम वेस्ट समझते हैं। हम कहीं भी जाके बहुत ज्यादा हम बुरे रिव्यूज जरूर देते हैं, हम अच्छे रिव्यूज में थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लेते हैं, थोड़ा सा हम अपनी चीज को इसको इसको वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। बट गोरा जो है वो इस चीज को इग्नोर नहीं करता। अगर उसने बुरा रिव्यू देना है तो वो बुरा रिव्यू दे के जाएगा, अगर उसने अच्छा रिव्यू देना है तो अच्छा रिव्यू दे के जाएगा, क्योंकि ये उसको भी पता है कि यार ये सामने वाले के लिए एक एप्रिसिएशन है, उसकी मेहनत उसने आपके ऊपर करी है तो उसका उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, अच्छा या बुरा। वो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि उसने क्या आपको सर्विस प्रोवाइड करी है। बट आपको जो काम मिलता है इन फ्रीलांस वेबसाइट्स के ऊपर वो मिलता है
आपके रिव्यूज के ऊपर। तो इनिशियली जो आप जब मेहनत करना शुरू करते हो तब आपका क्लाइंट थोड़ा सा मुश्किल से बनता है, क्योंकि आपके पास रिव्यू नहीं होते, आपके प्रोफाइल पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये न्यू प्रोफाइल है। आपके प्रोफाइल के ऊपर तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मेहनत करते रहें। अपनी गिग्स बेसिकली, अगर हम अपवर्क की बात करते हैं, सॉरी, फाइवर की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो हम पोस्ट बनाते हैं उसको हम गिग कहते हैं। तो ये चीज हम लोग इसके कोर्स के अंदर सीखेंगे, बट ये हम कैसे सीखेंगे? हम डे बाय डे थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर काम करते रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिटेल है इसके अंदर जिसको हम एक क्लास के अंदर नहीं कर सकते हैं कवर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारों सबसे, कि बहुत सारों की एक रिक्वेस्ट आती है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट जो हमारे कोर्स के अंदर आती है क्लास से रजिस्ट्रेशन से पहले भी और रजिस्ट्रेशन के बाद भी, कि हमें वीडियो मिलेगी। वीडियो आपको मिले या ना मिले, बट वीडियो से आप सीख नहीं सकते हो। रिकॉर्डेड सेशंस से अगर सीखा जाता है तो कोर्स पे रजिस्ट्रेशन कराने का कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ इससे सिमिलर बातें ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जो लास्ट बैचेस गुजरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। बट आप उससे नहीं सीख पाते हो जब तक कि आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हो। आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, उसका हाथ के हाथ आपको आंसर नहीं मिलता, नेक्स्ट डे आप भूल चुके होते हो कि आपका क्वेश्चन क्या था। ये एक फैक्ट है। तो कोशिश ये करें कि रिकॉर्डिंग पे ना जाएं, रिकॉर्डिंग के ऊपर इतना ज्यादा फोकस ना करें। मेरी अ, एक बैच पूरा अपलोड हुआ हुआ है यूट्यूब पे। मेरे अभी इस वक्त मोबाइल पे रिकॉर्डिंग ऑन हुई हुई है। मैंने आज रिकॉर्डिंग इसकी ऑन करी है, बट ये अभी टेस्टिंग है, मुझे नहीं पता, ये क्लास के बाद पता चलेगा कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि जो हम पहले रिकॉर्डिंग करते थे वो हम करते थे एक डिफरेंट डिवाइस के साथ में, और उसके बाद फिर उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस था जिसकी वजह से हमने इस रिकॉर्डिंग के चैप्टर को क्लोज कर दिया। दूसरा रीजन ये था कि मैं एक कोर्स पूरा अपलोड कर चुका हूं अगर यूट्यूब पे, तो बार बार हर कोर्स को मैं यूट्यूब पे अपलोड करके अपनी जो दूसरी ऑडियंस है उनको भी खराब करने वाली बात है, कि बार बार एक जैसी वीडियोस एक जैसी बातें, तो वो अच्छी चीज भी नहीं लग रही होती। बट इस आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का रीजन ये है कि ये नया कोर्स है। नए कोर्स से मुराद ये कि अपग्रेडेड कोर्स है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे लास्ट कोर्स में नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने अभी ये कोशिश करी है। बट कमिटमेंट किसी के साथ में नहीं होगी। कोई क्लास मिस करेगा उसकी कमिटमेंट किसी के साथ में नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग हो गई, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ऑब्वियसली वो अपलोड नहीं हो सकेगी। तो कमिटमेंट किसी के साथ नहीं है, जिसकी वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हफ्ते में 3 दिन और 2 घंटे की बात है। मैं अगर यहाँ पर आप लोगों के लिए अपनी इस चीज के लिए बैठा हुआ हूँ, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग अपनी चीज को रेगुलर बेसिस पे आए, कवर करें। किसी का कोई जेन्युइन रीजन है, बहुत ज्यादा वो कुछ प्रॉब्लम में है, वो नहीं आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ठीक है, उसको फिर हम कहीं ना कहीं पे आपकी जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, इनसे आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी हेल्प ले सकते हैं, और जो मुझसे हेल्प हो सकेगी वो मैं कर सकता हूँ। तो अभी तक जो मैंने बात करी, अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। हैंड रेज कर लीजिएगा ताकि फिर वन बाय वन माइक ऑन हो जाएगा। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैं सलाम। ना कल कुछ देख रही थी इंटीरियर से रिलेटेड ना, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि सर हम हमेशा जब मूड बोर्ड बनाते हैं तो हम बनी हुई चीजें ही उठाकर हम लगाते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर किसी इंसान ने अपने काम में कोई यूनिकनेस लानी हो, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवानी हो, वो हम नहीं करवा सकते ना। कोर्स जितना हम कर चुके हैं उसकी वजह से हम नहीं करवा सकते ना। अगर हमने कोई नई सीलिंग इंट्रोड्यूस करवानी है, हम बिल्कुल डिफरेंट चीज जो आज तक होता है ना, ऐसे नए नए डिजाइन आते हैं, हम तो नहीं ना वो कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैंने आप लोग के साथ में एक सॉफ्टवेयर शेयर किया था, वो सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं आप। स्केचअप पे काम कर सकते हैं, अपनी सीलिंग को डिजाइन करें और उसको मूड बोर्ड पे दे दें। खाली वो पार्ट आप मूड बोर्ड पे दे दें, बाकी आप जो रेफरेंस पिक्चर्स दे रही हैं आप वो दें। बट जो सीलिंग का डिजाइन, जो भी ऐसी चीज जो कि आप चाहती हैं कि मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको आप डिजाइन कर लें और वो डिजाइन करके आप उसको दे दें।
कू होम के नाम से सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। जो लोग इसको नहीं जानते हैं उसको यूज करें। उसका कोई कोर्स वोर्स नहीं है हमारा। मैंने खुद अभी उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करी हुई है। इत्तेफाक की बात है कि मेरा अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो मैंने उसी के ऊपर आज अपना डिजाइनिंग स्टार्ट करी है। तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट प्रॉपर वे में भी मेरे पास आ जाएगा जब मेरा ये रूम कंप्लीट होगा, डिजाइन कंप्लीट होगा। तो मेरे पास उसकी सारे अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उसको आप यूज करें और अपनी चीज दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जी यास्मीन। जी सर, मेरा सवाल ये था कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या वी वुड बी एबल टू ड्रॉ अ फ्लोर प्लान ऑन 3D? फ्लोर प्लान ऑन 3D डिफरेंट चीज होती है। फ्लोर प्लान हमेशा 2D में ही होता है। फ्लोर इधर प्लान। जो मेरे पास कुछ, मैं कुवैत की बात करूंगी, इतना ज्यादा एडवांस तो नहीं है लेकिन एक छोटे लेवल पे फ्रीलांसिंग का काम हम कर रहे हैं, और मैं अक्सर ही करती रहती हूँ काम इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो ये लोग ज्यादा इनको इन्फॉर्मेशन इस चीज के बारे में नहीं है, लेकिन जो लोकल लोग होते हैं यहाँ वो ये 3D प्लान मांगते हैं कि हम कंप्यूटर में देख लेंगे हमारा रूम बनने के बाद कैसा लगेगा। जी वो तो ये अलग कैसे चीज है। बन सकता है? हाँ वो अलग चीज है, वो 3D डिजाइनिंग वो कोई कहलाती है। सॉफ्टवेयर के थ्रू हाँ बनाना? जी, हाँ वो इस वो कोर्स में इसमें हमारे इंक्लूड शामिल नहीं है नहीं ना? है। नहीं नहीं, वो इस कोर्स में शामिल नहीं है। बट जो सॉफ्टवेयर का नाम मैंने शेयर किया है, वो सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। जी जी। उसके अलावा हम लोग ये तो ओके। सॉफ्टवेयर हमने अभी अभी मुझे खुद अभी पता चला है, हफ्ते 10 दिन पहले। खैर पता बहुत पहले का था, बट मैंने कभी इसके ऊपर ज्यादा वर्किंग नहीं करी थी। बट हफ्ता 10 दिन पहले मैंने इसको डाउनलोड किया है और मैं मेरी अभी वर्किंग स्टार्ट हुई है इसके ऊपर। तो इसके अलावा लाइव होम 3D, जिसका मैं ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर हूँ, लाइव होम 3D का, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। और प्लानर 5D एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर काम करेंगे। प्लानर 5D पे काम करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ मतलब वो ये है। आप हमें इंट्रोड्यूस करा देंगे ना सॉफ्टवेयर, 2D लेआउट। ताकि ये काम थोड़ा जी चल जी। जाए? जी जी, लेआउट तक मैं आपको करा दूंगा। जी। बट जिस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, उस सॉफ्टवेयर में एक बटन पे जो आपने लेआउट बनाया है, वो एक बटन पे 3D पे कन्वर्ट हो जाता है। उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब जितनी मेजरमेंट्स हमने ली हैं, जो मेजरमेंट्स हम वहाँ फीड करेंगे वो 3D में शो हो जाएगा? एग्जैक्टली। जो ओके। प्रॉपर वे में जो प्रोफेशनल्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, वो करते हैं स्केचअप और 3D मैक्स। और आर्किटेक्ट्स जो है वो ऑटो कैड यूज जी, कर रहे 3D होते में। हैं। तो उसको हम नहीं सीख रहे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कि बहुत टाइम चाहिए होता है। बट लेआउट वाला जो जी, सॉफ्टवेयर है उसमें हम सीखेंगे। उसमें जो जितनी सवाल कर सकता है मैं जवाब दे दूंगा उसका, जितना हद तक कि हमारे मेन टॉपिक्स तो अगर आप उस शेयर पे। कर देंगे सॉफ्टवेयर हमारे साथ बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स? नहीं नहीं, ड्यूरिंग द कोर्स होगा, उसी में तो हम काम करेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स हो जाएगा? ओके, थैंक यू सर। अच्छा, हिफ्सा आपने भी हैंड रेस किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने वाह। इसी से रिलेटेड आपसे पूछना था। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा, मुझे उनका नाम नहीं याद आया, कि हम जो मार्केट से डिफरेंट काम शो करवाना चाहते हैं। ऐसे हुआ है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि घर हमने शुरू कराया हुआ है, उसकी फॉल सीलिंग के सारे जितने भी मेजोरिटी डिजाइन थे मैंने फॉल सीलिंग वाले को पेपर पे ड्रॉ करके दिए थे। हम्म। और मैंने उसको फिर एक एक चीज करके बताया था कि ये डिजाइन, क्योंकि मेरे ज्यादातर डिजाइन ऐसे थे सर, कोई पिंसेट से लिया, कोई नेट से किया, कुछ अपने क्रिएट किए एब्स्ट्रैक्ट करके। तो हम वो भी उनकी भी पिक्चर्स करके कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मूड बोर्ड का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप सामने वाले को अपनी चीज बताना चाहते हो। उसको एक पेपर के ऊपर, एक कैनवस के ऊपर रख के सारी इमेजेस दिखाना चाहते हो। उसको डिफरेंट स्लाइड्स नहीं होती, ताकि उसका माइंड डाइवर्ट ना हो। इसलिए आप उसको बिल्कुल सामने रख के एक चीज के ऊपर सारी चीजें रख देते हो। बस ये मकसद होता है मूड जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड सर का। मेरा या तो सजेशन या फिर रिक्वेस्ट में कहूँ कि सर आप हमें जिस तरह फाइवर पे अकाउंट बनाना चाहते हैं और प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, तो मैं चाह रही थी आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करें, एज असाइनमेंट हमें दे दें कि अब आप जो है फाइवर पे अकाउंट बना लें और कोई असाइनमेंट हम करें, मूड बोर्ड को तैयार करें तो गिग्स के तौर पे उधर हम डाल दें, ताकि एक स्टार्टअप मिल सके और गाइड के साथ आपकी गाइडेंस भी मिलती रहे। इस तरीके से एक इनिशिएट हो जाएगा सिस्टम। यही यही भाई समझ ही नहीं आता। बोले बोले।
जी, अदरवाइज समझ नहीं आता कि किधर से स्टार्ट लेना है, करना क्या है। तो मतलब मेरा ये है कि साथ साथ हम वो भी अपना करते रहें और आपकी गाइडेंस भी मिलती रहे साथ साथ। यही सोच है जो कंटेंट पे लिखा हुआ है, मैं कंटेंट ही खोल रहा हूँ। अगर हम कंटेंट पे गौर करें तो हमने इसके अंदर लिविंग मूड बोर्ड के बाद जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो लिविंग रूम एंड डाइनिंग, बेडरूम एंड बाथरूम, किचन एंड यूटिलिटीज। तो इट मींस कि हमारे पास 3 मूड बोर्ड तो ये तैयार हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट कोर्स में आप थी ना, लास्ट कोर्स में जी जी सर, लास्ट मैं कोर्स थी। में हमने एक मूड बोर्ड तैयार किया था, एक लेआउट बनाया था। ठीक है, इसमें हम 3 मूड बोर्ड्स तो इसी पे बात कर रहे हैं, बट ये 3 मूड बोर्ड पे बात खत्म नहीं होगी। इसके अंदर मेरी कोशिश है कि हम इसके अंदर 6 एटलीस्ट मूड बोर्ड रेडी करेंगे। और ये जो 3 टॉपिक्स आ रहे हैं, एक लिविंग रूम हम बना रहे हैं डिफरेंट थीम में, दूसरा लिविंग रूम हम बनाएंगे डिफरेंट थीम में। इसी तरीके से बेडरूम है, तो बेडरूम के अंदर हमारे पास देखें, इसके अंदर एडल्ट और किड्स का ऑप्शन है, तो हमारे पास 2 बेडरूम उसके अंदर बन सकते हैं। किचन हमारे पास है, किचन का हम वो बनाएंगे लेआउट, और उसका भी हम मूड बोर्ड क्रिएट करेंगे, उसमें भी हम 2 थीम्स के ऊपर जा सकते हैं। तो टोटल 5 टू 6 मूड बोर्ड हमारे रेडी होने चाहिए हैं, और वही मूड बोर्ड हमारे असाइनमेंट होगा, वही मूड बोर्ड आपका पोर्टफोलियो बना रहा होगा। जो इस कोर्स के अंदर चेंजिंग्स हैं वो यही है जो लास्ट कोर्स में या आपसे पहले वाले कोर्स में जो चीजें मुझे फील हुई थी कि ये चीजें होनी चाहिए हैं इसके अंदर। बहुत साल से एक ही कंटेंट चल रहा था, तो कुछ चेंज भी चाह रहा था मैं, वो चेंज भी करना था, प्लस कुछ चीजें आप लोगों के लिए, सर ताकि कंटेंट प्रोफाइल। शेयर किया है आपने ग्रुप में आप बगैर कंटेंट के आ या गई? अभी के? नहीं, ग्रुप में तो कहीं नहीं है। नहीं, ग्रुप पे तो नहीं है, बट ये तो इंडिविजुअल कांटेक्ट कंटेंट सेंड हो रहा होता है ना, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स ले रहे होते हैं। एनीवेज मैं ग्रुप पे भी शेयर हाँ कर जी, वो दूंगा, तो कोई मसला नहीं है। जी जी, वो तो सब था, लेकिन एक दफा रिवाइज रिवाइज। कोई मसला नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर किसी के सामने अभी है तो वो ग्रुप पे शेयर कर दे, बाकी मैं क्लास के बाद कर देता हूँ। तो ये चीजें हमने इसके अंदर ऐड ऑन करी हैं, और कोशिश है कि इंशाल्लाह लास्ट क्लास तक, मेरी कोशिश है कि आपको आपकी प्रोफाइल पूरी रेडी हो, और एटलीस्ट मेरी कोशिश है कि टॉप 5 पेजेस के अंदर आपकी प्रोफाइल रैंक होनी चाहिए है। क्योंकि इतना टाइम आज के दौर में किसी के पास नहीं है कि वो 5 पेजेस के बाद आगे जाने की कोशिश करता है। चाहे हम गूगल कर रहे हैं या हम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 पेज तक हम सर्चिंग करते हैं, उसके बाद हम अपने कीवर्ड्स को चेंज कर देते हैं। एनीवेज देखते हैं आगे जाके क्या होता है इस पे। जी कश्यप। सर एक्चुअली मेरा सवाल थोड़ा रिलेटेड टू माय पर्सनल क्वेश्चन है। आपने अभी बात की एज पर योर एक्सपीरियंस यू डोंट फील द नीड ऑफ हैविंग अ डिग्री और एनी काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। तो as I was thinking about pursuing interior architecture as my master's degree from like बाहर से, तो इधर वर्थ इट अगर पाकिस्तान में ही मत करना है और पाकिस्तान में ही आपने टारगेट करने ऑडियंस, और मतलब इट्स आई शुड गिव इट अ शॉट टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक सस्टेनेबल डिजाइंस और समथिंग लाइक दैट। हम्म। तो मतलब आई एम प्रीटी कंफ्यूज्ड अबाउट इट, लाइक यू आर सेइंग इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव इंटरेक्टेड विद, जैसे कि नाउ एलीट जितनी मैंने भी मीटिंग्स अटेंड की है, द फर्स्ट थिंग दे आस्क यू, जो आपका बहुत एलीट क्लाइंट है, वो मीटिंग में आके आपसे सबसे पहले मुझसे तो क्या, मेरे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट से पूछता था व्हेन डिड यू ग्रेजुएटेड एंड व्हाट हैव यू डन ऑलरेडी एज अ लाइक डिग्री होल्डर। तो मैं उसमें तो मैं कहीं रैंक ही नहीं कर रही थी, और तो पता नहीं क्या क्या किया हुआ था। और अब मैं अपने, जैसे ना आपने बात की, तो इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट हैपेंड इन माय एक्सपीरियंस। सो आई एम प्रीटी कंफ्यूज एट द मोमेंट के क्या, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, शुड आई परस्यू एज अ मास्टर्स, और मास्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है या नहीं है। नहीं नहीं, मास्टर्स तो करें ना, अगर आपकी एक फील्ड है तो आपको उस पे मास्टर्स पे जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनकी एज निकल चुकी है, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो कि किसी भी रीजन पे नहीं करना चाहते और बस वो मार्क फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो उनको जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास एक चीज है और आप उसको करना चाहती हैं, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट है, वो एक प्लस पॉइंट है। बट अगर हम बात करते हैं इस बेस के ऊपर कि क्या हमें डिग्री के बगैर काम मिलता है या नहीं मिलता, लोकल मार्केट की बात कर रहे हैं या फ्रीलांस मार्केट की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, इन शॉर्ट, तो मिलता है।
तो मिलता है? उसका आंसर शॉर्ट में ये है कि मिलता है। मेरा जो काम का स्टार्टअप था वो था, बल्कि ये हमारी जो क्लास के अंदर हमारी क्लास फेलो निकल आई हैं, रुखसाना यासिर पीरजादा को आप जानती होंगी, जो मेरा उस वक्त भी वहाँ पे था हमारे साथ में, बल्कि हमारे हमारे उसमें ही था, ग्रुप में ही था आई गेस, जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन दी थी। मेरा, आपका और यासिर का ही ग्रुप था आई गेस, अगर मैं गलत ना हूँ तो मैंने 3 साल यासिर के साथ में अपने एक पार्टनर के साथ में काम किया है, और हमारा जो टारगेट ऑडियंस थी वो सारी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थी, और हमें कॉर्पोरेट क्लाइंट के अंदर भी डिग्री किसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो रेजिडेंशियल में तो बिल्कुल भी नहीं होती। रेजिडेंशियल में तो आपके क्लाइंट को आपकी डिग्री से कुछ भी नहीं लेना देना होता। आपको जो आपका क्लाइंट है वो आपके काम को देखता है, बस। वो आपके काम को देखता है। हाँ, आपने जॉब करनी है तो ऑब्वियसली आपको डिग्री की जरूरत है, उसके बगैर And बहुत so, मुश्किल है। and so one more thing, अभी आपने पहले बात की कि mood boards are more important in interior design. I do agree, but as per my experience, I've seen that clients आपसे 3D पे ज़्यादा focus करते हैं, like they want to see how things will turn out to be or something like that. तो मतलब isn't that something we should be more focusing on along with the mood boards? देखिए, इस कोर्स के अंदर हम 3D को कवर नहीं कर सकते, बट ये वाली बात कि आपका जो दोनों का कंपैरिजन है उसमें मूड बोर्ड बहुत पीछे है। 3D ऑब्वियसली 100% है, क्योंकि 3D और मूड बोर्ड का जो डिफरेंस है वो ये है कि आप मूड बोर्ड के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई लूप होल छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं कोई कॉर्नर, स्पेस प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि 3D में नहीं आ सकती, क्योंकि वो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर मेजरमेंट्स उस पे काम 100% होता है। ठीक है, बट उसके लिए कोर्स बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसका रीजन ये है, उस कोर्स को हमने डिफरेंट क्यों शुरू से रखा हुआ है, आज से नहीं शुरू से रखा हुआ है। पहले हम लाइव होम 3D के सेशंस कराते थे, फिर उसके बाद अभी स्केचअप के सेशंस हो रहे थे। उसको हमने हमेशा डिफरेंट क्यों रखा है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 में से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, या जिनके पास लैपटॉप है बट उसकी लैपटॉप की स्पेक्स ऐसी नहीं है कि वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जो लाइव होम 3D और प्लानर 5D की मैंने बात करी कि 2 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हम लोग इस क्लास के अंदर काम करते हैं, उसका रीजन भी यही है कि लाइव होम 3D आईपैड पे भी चल जाता है, मैकबुक पे भी चल जाता है, विंडोज पे भी चल जाता है। और प्लानर 5D पे हम क्यों आए थे कि उन लोगों के लिए जिनके पास ना लैपटॉप है, ना आईपैड है, ना कंप्यूटर है, उनके लिए मोबाइल के अंदर भी वो लेआउट बना देता है प्लानर 5D। तो आपका काम चल सकता है। बट जिनको 3D में आना होता है उनके लिए प्रॉपर एक 3D का कोर्स है, जिसके अंदर हम ये वाली डिस्कशंस नहीं कर रहे होते। उसके अंदर हम जस्ट 3D के ऊपर बात कर रहे होते हैं, उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स है उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स जो 3D के हवाले से उसके ऊपर हम बात जरूर कर रहे होते हैं। बट एक कोर्स के अंदर दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हर किस्म की पब्लिक आती है। जो 3D में आ रही है वो स्पेशली आ रही है उसी वजह से उसके पास सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं उसकी, तब वो वहां पर आ रही है। तो ये रीजन है। बट ऑब्वियसली मैंने आप जैसे अभी बताया कि पाकिस्तान के अंदर मूड बोर्ड ना होने के बराबर मांगा जाता है, मगर 3D डिजाइनिंग के क्लाइंट्स होते हैं। और आज के दौर में तो काफी हैं, पहले के दौर में बहुत कम थे। जैसे कि 5 साल पहले अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग थे जो 3D करवाते थे। बट आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अपग्रेड होना शुरू हो गई और लोग जो है उसके ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। Sorry sir, I know I'm taking a little bit longer. This is the नमस्कार। last question. Since हमारी मार्केट बहुत तेजी से आपके डिजिटलाइजेशन एंड एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की साइड पे जा रही है, सो रिसेंटली BIM सॉफ्टवेयर्स बहुत यूज हो रहे हैं एज एन आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में. What is your intake as an interior designer on BIM softwares with relevance to interior design? मैं खुद नहीं यूज करता, अभी तक मैंने भी कोई खास बिम सॉफ्टवेयर यूज नहीं करे हैं। हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में बहुत ज्यादा उसका यूज भी नहीं है अभी फिलहाल, हमारी लोकल मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो। Okay. आर्किटेक्चुरल के हवाले से बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बट इंटीरियर के हवाले से बहुत कम यूज होने वाली चीज है वो। तो मेरा आर्किटेक्चुरल के हवाले से कोई भी एक्सपोजर नहीं है। Okay. Thank you, sir. थैंक यू। जी इल्सा।
जी सर, जैसे यहाँ पे अभी कुछ स्टूडेंट ने स्कोप की बात करी है, तो होता ही है कि जैसे कुछ क्लाइंट्स आपको हायर तो कर लेते हैं, बट वो आपकी बात सुनने के लिए ना तैयार नहीं होते। तो ऐसे क्लाइंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है? यही तो मिशन है, यही सीखेंगे इंशाल्लाह। काफी हद तक तो इस चीज को हम सीख जाएंगे। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि डॉक्टर से पर्ची लिखवा कर आते हैं कि उनको यही ब्रांड चाहिए, तो उनका कोई इलाज नहीं है। मैंने अपनी किसी क्लास में एक क्लाइंट की कुछ चीजें शेयर करी थी। अ, मैंने उनके ड्राइंग रूम के लिए आई गेस 4 या 5 ऑप्शंस बना के दिए थे, बट उनका ड्राइंग रूम उसके बाद एक नए ऑप्शन पे बना हुआ था। जब मैं उनके घर पे गया था, एग्जीक्यूशन मेरी नहीं थी, मेरी डिजाइनिंग थी खाली। तो उनका ड्राइंग रूम बिल्कुल एक अलग अंदाज में बना हुआ था, तो कि जो कि हमारे उस 5 ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं था। तो ऐसे क्लाइंट्स का कोई इलाज नहीं है। बट हाँ, जो थोड़े से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, आधी आपकी सुनते हैं आधी अपनी सुनते हैं, तो वो उसका इलाज तो है, और उस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह कोर्स के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी लाइबा। सर जैसे आपने फ्रीलांसिंग की बात की थी, तो फ्रीलांसिंग से अपने आप को बिजनेस की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है? फ्रीलांसिंग से अपने आप को बिजनेस की तरफ, बिजनेस इन लोकल मार्केट। जी सर, जैसे अगर फ्रीलांसिंग की उससे एक्सपीरियंस गेन हुआ, एक्सपीरियंस के थ्रू फिर बिजनेस में कैसे? इसके ऊपर हम जाएंगे, ये हमारे पास पूरा एक टॉपिक है इसके ऊपर। पूरी इस आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक है कि हम बिजनेस को कैसे स्टार्ट लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग से आए, आप हो सकता है कि इस कोर्स के बाद कहीं पे छोटा मोटा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद भी अपने बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। तो वो पूरा हमारे कंटेंट में एक टॉपिक मौजूद है जिसके ऊपर हम आएंगे इंशाल्लाह। बेसिकली जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का जो टॉपिक है, जो कि हमारा पिछले लास्ट 2-3 बैचेस से हम उसको काफी हद तक मिस कर रहे थे। उसका रीजन ये था कि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता था। तो हम हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर नहीं हो पा रहे होते थे, जिसकी वजह से हम लोग ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे। तो उसको हमने इसीलिए थोड़ा सा इस कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज करेंगे, और वही हमारा मेन टूल है बेसिकली, कस्टमर डीलिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हम जो सबसे ज्यादा सीखते हैं वो सीखते ही बेसिकली है कस्टमर डीलिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में आगे जाके करेंगे। अच्छा, आज हमारा चूंकि फर्स्ट सेशन है, तो मैं टॉपिक से हट के थोड़े से क्वेश्चंस आप लोगों के ले रहा हूँ। बट मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ हमेशा कि कोशिश ये किया करें कि जो भी हमारा रिलेटेड टॉपिक हो, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पे हम क्वेश्चंस करें क्लास के मिड में। उसके बाद क्लास के एंड में बेशक आपके जो टॉपिक से हट के क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको करूंगा जिस हद तक मैं कर सकूंगा, वो मैं करूंगा। बट आज का क्योंकि टॉपिक आज का हमारा थोड़ा सा मिक्स, मैंने भी बातें करी हैं प्रॉपर वे में। टॉपिक हम किसी चीज टॉपिक को स्टार्ट नहीं हम कर सके, तो जाहिर सी बात है कि हम डिफरेंट क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। जी वहीद, अब्दुल वहीद। सर मेरी ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स में इतनी गाइडेंस दीजिएगा कि हम एग्जीक्यूशन की तरफ जा सकें इसके अंदर ना। बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा, अनम के नाम से कोई क्लास में आई है? मुझे अपना नाम बताइएगा। अनम के नाम से मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, आई गेस हनीफा अनम के नाम से है। आप वही हैं? हनीफा अनम है आपका नाम? अच्छा जी। सो एक मेन चीज के इंटीरियर डिजाइनिंग और इंटीरियर डेकोरेशन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो अनम, तो आप प्लीज माइक ऑन कर लीजिएगा या हैंड रेस कर लीजिएगा। मुझे अदरवाइज फिर रिमूव करना होता है क्लास से, अगर कोई नाम ऐसा आ जाता है जो मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं रिमूव करता हूँ। जी अनम, माइक ऑन कर सकती हैं आप।
अगर माइक में कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उसमें मैसेज करके बता दीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात होती है हमारी फील्ड के अंदर बेसिकली, वो है इंटीरियर डिजाइनिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन। हमारे यहाँ 90% प्रोजेक्ट्स हमें एज अ डेकोरेटर मिलते हैं, एज अ डिजाइनर नहीं मिल पा रहे होते, क्योंकि डिजाइनर की जॉब डिफरेंट होती है अगर हम स्टैंडर्ड के ऊपर बात करते हैं, और डेकोरेटर की जॉब जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। बट हमारे यहाँ डेकोरेटर को ही डिजाइनर को डेकोरेटर समझ के हायर किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ठीक है, हमारे यहाँ असल में हम जो बेसिक फर्क ये है कि डेकोरेटर को हायर किया जाता है ग्रे स्ट्रक्चर के बाद। ठीक है, ग्रे स्ट्रक्चर के बाद डेकोरेटर हायर होता है, और डिजाइनर जो है वो इससे बहुत पहले हायर किया जाता है। तो हमारे अगर हम नोट करें इस चीज को, जितने भी फील्ड में लोग होंगे वो, या जो फील्ड में ना भी हैं तो उनकी जो भी थोड़ी बहुत उन्होंने आगे कहीं पे देखा होगा, तो वो डेकोरेटर की तरह ही हमें हायर करते हैं डिजाइनर को। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद हायर किया जाता है। ग्रे स्ट्रक्चर आई गेस काफी लोग को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ कि वो घर जिसके ऊपर अभी सिर्फ प्लास्टर हुआ है इनसाइड और आउट, उसको हम ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके ऊपर अभी कोई डोर्स, विंडो, फ्लोरिंग वगैरह ये चीजें नहीं लगी हैं, जस्ट उसकी जो जगह है वो बना दी गई है जहाँ पे डोर आएगा। ठीक है, तो वो चीज उसको हम ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ग्रे स्ट्रक्चर के बाद अमूमन हमें हायर करा जाता है, और समटाइम्स हमें ग्रे स्ट्रक्चर तो क्या हमें हायर किया जाता है, सीलिंग भी बन चुकी है, फ्लोरिंग पे कुछ टाइल या मार्बल या जो भी चीजें अप्लाई होनी है वो हो चुकी हैं, डोर्स बन चुके हैं, लग चुके हैं, विंडोज फिक्स हो चुकी हैं, वॉशरूम बन चुके हैं, उसके बाद हमें हायर किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन जो कहते हैं कि मैंने सारा काम करा लिया है, मेरी फ्लोरिंग भी हो गई है, मेरी ब्लाइंड्स भी लग गई हैं। मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले एक कॉल आई थी, तो मैं वो चीज रिपीट कर रहा हूँ। फॉल सीलिंग भी हो गई है, वुड का भी सारा काम हो गया है, फ्लोरिंग ईच एंड एवरीथिंग मेरी कंप्लीट है। मैंने पूछा उनसे कि फिर हमसे क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा बस इनहेंस करना है इसका लुक, मजा नहीं आ रहा कुछ। तो कैसे होगा, तो हम सोच रहे हैं कि हम किसी डिजाइनर को हायर कर लें। अब वो डिजाइनर बेचारा वहां जाके क्या करेगा, एक पेंटिंग लगा देगा, कुछ मिरर लगा देगा, कुछ लैंप रख देगा, कुछ वॉल आर्ट कर देगा, कुछ छोटे मोटे ही काम करेगा, वो भी जबरदस्ती अपने पैसे वसूल करने के लिए। अदरवाइज वो क्या करेगा वहां जाके इससे ज्यादा। तो ये चीजें हमारे यहाँ प्रॉब्लम करती हैं बहुत दफा। अच्छा, डेकोरेटर के पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती बहुत सारी चीजों की, अगर हम स्टैंडर्ड के ऊपर बात करते हैं तो। और डिजाइनर के पास एज कम्पेयर टू डेकोरेटर काफी ज्यादा नॉलेज होती है। जैसे कि डिजाइनर के को ये पता होता है कि, अच्छा डिजाइनर को पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम डिजाइनर को हायर कब करते हैं स्टैंडर्ड वाइज। हम डिजाइनर को, अगर हम बिल्कुल स्टैंडर्ड के ऊपर जाते हैं तो डिजाइनर हायर किया जाता है आपका घर परचेज करने से पहले। घर परचेज करने से पहले यूजुअली हम लोग जो सबसे पहले किसी को अगर हायर करते हैं तो वो एजेंट होता है, जो हमें घर दिखा रहा होता है, रियल एस्टेट एजेंट जिसको हम कहते हैं। बट उससे भी पहले आप डिजाइनर को हायर करते हो। उसका रीजन ये होता है कि डिजाइनर आपसे जब मीटिंग करता है, जब आप डिजाइनर को हायर करते हो तो डिजाइनर जो आपसे मीटिंग करता है, उसके मीटिंग के अंदर उसके कुछ सवालात ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसकी बेस पे वो आपको चीजें सजेस्ट कर रहा होता है कि आपको ये काम करवाना चाहिए और आपको ये काम नहीं करवाना चाहिए, आपको यहाँ पे रहना चाहिए, आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो वो आपको ये तक सजेस्ट करता है कि आपने कौन सा एरिया लेना है। लाइक आप जो आपका क्लाइंट है, आपने उसको जज करना है। जो अभी बात हो रही थी कि अपना काम कैसे स्टार्ट करेंगे या हम किस तरीके से आगे जाएंगे, तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको हम इसीलिए बार बार करवाने की कोशिश करेंगे कि हम अपने क्लाइंट को जज करना सीखें। खास करके वो क्लाइंट जो कि हमारी फिजिकल, हम जिसको डील कर रहे हैं, फील्ड में हम जिसको डील कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी के सामने फेस टू फेस होते हैं तो हम उसकी बहुत सारी चीजों को जज कर चुके होते हैं, बहुत सारी चीजों को। तो हमें क्लाइंट के को सजेस्ट करने में आसानी होती है एरिया, हमें क्लाइंट को सजेस्ट करने में आसानी होती है कि वेस्ट ओपन, ईस्ट ओपन, और
उसका कलर्स, उसके थीम, उसकी पसंद नापसंद, ये हमें पता चल चुकी होती हैं। बहुत सारे हमारे इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम अपने क्लाइंट से इनिशियल मीटिंग में करते हैं। तो जिसकी बिहाफ पे क्लाइंट जो डिजाइनर को हायर करता है, तो वो उसको करना चाहिए है प्लॉट परचेज करने से पहले, या नहीं अगर उस टाइम पे नहीं किया तो एटलीस्ट प्लॉट परचेज करने के बाद वो उसको हायर कर ले। क्योंकि डिजाइनर शुरू में आता है और आखिरी जो भी आखिरी चीज हम उसके घर पे फिक्स कर रहे हैं, तब तक क्लाइंट के साथ उसके डिजाइनर की कोऑर्डिनेशन हो रहती है। और डिजाइनर जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहा होता है आर्किटेक्ट से भी और कॉन्ट्रैक्टर से भी। क्योंकि डिजाइनर के पास काफी नॉलेज तो होती है, बट डिजाइनर के पास ये नॉलेज नहीं है कि बीम किधर आएगी, कॉलम किधर आएगा, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जो बीम जा रही है उसका स्पैन कितना होना चाहिए। ये नॉलेज इंटीरियर डिजाइनर के पास नहीं है, ये आर्किटेक्ट के पास है। आर्किटेक्ट उसको गाइड करेगा कि यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, शुरू में क्यों हायर करना चाहिए? एक रीजन इसका बहुत बड़ा होता है। जो ग्रे स्ट्रक्चर के बाद हमें हायर करते हैं, या फॉल सीलिंग बनने के बाद, या फ्लोरिंग होने के बाद हमें हायर किया जाता है, वहां पे हम जाके कैसे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने काम के अंदर। वो ऐसे होते हैं कि मुझे एक वॉल पे कुछ डिजाइन क्रिएट करना है, बट उस वॉल पे आ रही है विंडो, या उस वॉल पे आ रहा है कोई जो इलेक्ट्रिक डीबी होती है वो आ रही है, या कोई स्विच बोर्ड आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो कि मुझे प्रॉब्लम करेगी। तो मैं अगर मुझे क्लाइंट ने शुरू में हायर किया हुआ था, जब जिस टाइम पर आर्किटेक्ट ने अपना प्लान दिया था, देखिए जो इनिशियल प्लान होता है जिसको हम लेआउट कहते हैं, वो आर्किटेक्ट देता है, डिजाइनर नहीं देता, वो आर्किटेक्ट देता है। उसके बाद इनकी कोऑर्डिनेशन होती है कि आर्किटेक्ट डिजाइनर के साथ जब बैठता है, या डिजाइनर जब उस प्लान को देखता है और उसकी विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो कहता है कि भाई मुझे इस वॉल पे जो मेरा प्लान है, यहाँ पर मुझे एक फीचर वॉल देने का प्लान है, बट आपने यहाँ पे विंडो दी हुई है, तो मुझे विंडो यहाँ के बजाय दूसरी वॉल पे दे दो। तो वो उस वक्त तो चेंज कर सकता है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर के ऊपर काम हो रहा है, पेपर के ऊपर काम हो रहा है, आप उसका 10 चेंजेस करवा सकते हो। बट जब वो चीज बन चुकी होगी, बिल्डिंग उसकी खड़ी हो चुकी है, उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, उसके बाद तो वो चेंजिंग्स करवाएगा तो जाहिर है पैसे भी लगेंगे, और जरूरी नहीं है कि वो चेंज हो सके। ठीक है, पेपर पे जब तक है, कंप्यूटर पे जब तक तो उसके पास ब्लैंक कैनवस है, वो उसको देख सकता है कि उसके बाद ऑप्शन है यहाँ से वहां चीजों को घुमाने का, बट आफ्टर दैट आप नहीं कर सकते हो चेंजेस। तो ये वजह होती है डिजाइनर को शुरू में हायर करने की, ताकि वो कोऑर्डिनेट करे अपने आर्किटेक्ट के साथ में, अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, ताकि उसका काम जो है वो बगैर मेजर मिस्टेक्स के कंप्लीट हो जाए। मेजर मिस्टेक का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि मिस्टेक्स के बगैर कंप्लीट हो जाए। कोई भी काम आज तक का मैंने नहीं देखा, ना मैंने करा, कि जिसमें कोई कंप्लेन ना आ रही हो। ठीक है, को कंप्लेन्स तो होती हैं, 100% कोई नहीं होता, बट मेजर मिस्टेक्स किसी काम में अगर आ रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पे कोई फॉल्ट है। या तो डिजाइनर को बाद में हायर किया गया है, या फिर डिजाइनर सही नहीं है, या जो आर्किटेक्ट था वो सही नहीं था। कहीं ना कहीं पे एक मेजर फॉल्ट रहता है। तो जिसकी वजह से इंटीरियर डिजाइनर को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो उसको शुरू में हायर कर लिया जाए, बट ऐसा होता हमारे यहाँ बहुत कम है, बहुत कम हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो ये वो रीजन है कि जो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, तो उसमें हमारा काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहा होता है, एज कम्पेयर टू वो वाला घर जिसपे हमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, अप्लाई हुई हुई हैं, या स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। अब मुझे वो अभी मेरी लास्ट सितंबर, हाँ सितंबर के बैच में एक स्टूडेंट था, यहीं कराची का था वो। तो उसके पास एक प्रोजेक्ट आया था, उसको एक बेड के बैक वॉल पे एक फीचर वॉल क्रिएट करनी थी, जो टफ्टेड वॉल वगैरह आजकल चल रही है। तो बट उसकी बैक वॉल पे आ रही थी विंडो, और क्लाइंट को विंडो नहीं चाहिए अपने वहां पे, उसको चाहिए ही है फीचर वॉल, उसी वॉल पे चाहिए। तो वो वहां पे परेशान था कि वो किस तरीके से काम करे। उसने मुझसे मशवरा किया था, मैंने उसको उस फीचर वॉल को स्लाइड करने का मशवरा दिया था। अब जाहिर है वो बहुत भारी चीज हो जाती है, बट उसके कुछ प्रोसेस थे उसको हैंग करने के, वो मैंने उसको बताए थे। उसने मुझे अभी वो पिक्चर शेयर करी कुछ 1 वीक पहले, कि वो उसने रेडी करी है वो वॉल, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त वो वॉल बनी है। तो उसकी वॉल स्लाइड हो जाती है, जब उसके क्लाइंट को अपनी विंडो खोलनी है तो वो खोल सकता है, क्योंकि एक ही विंडो थी उसके रूम में, तो उसको वो 100% पैक भी नहीं कर सकता था। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ना, कि विंडो आ रही है बट मुझे यहाँ पर देना है कोई भी डिजाइन,
तो मैं वहां पे आके रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। अब जो काम मेरा 10 रुपए में हो रहा था वो काम मेरा 15 रुपए में हुआ, तो मैं यहाँ पर आके मेरी कॉस्ट भी बढ़ गई और मेरी जो मेहनत है, जो डिजाइनिंग प्रोसेस है या और 10 चीजों की मेहनत है वो भी बढ़ गई। तो आपका 100% काम उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से आपका ब्लैंक कैनवस के ऊपर काम होता है। जब ब्लैंक कैनवस होता है तो आप अपने माइंड के साथ में काम कर रहे होते हो, क्योंकि देखिए सबसे पहले आज का एक छोटा सा असाइनमेंट भी आप लोगों के लिए है। ये असाइनमेंट बेसिकली आप लोगों ने मुझे कोई शो नहीं कराना है, कहीं पे सबमिट नहीं कराना है असाइनमेंट को। ये असाइनमेंट सिर्फ आपको थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए है। उन लोगों को ज्यादा मजा आएगा जो लोग इस फील्ड को किसी हद तक सीखे हुए हैं बट एक लंबे अरसे का गैप आया हुआ है, तो उनके लिए ये आज का असाइनमेंट बहुत ज्यादा मजेदार होगा। वो ये किसी भी डिजाइनर के लिए जो सबसे पहला काम होता है वो होता है विजुअलाइजेशन। उसको किसी भी जगह पर इम्प्लीमेंट करने से पहले विजुलाइज करना होता है, चाहे आप कंप्यूटर पे डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप मूड बोर्ड बना रहे हो, या आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हो। बहुत सारे काम ऐसे हम लोग करते हैं जिसमें हम ना मूड बोर्ड बना के क्लाइंट को देते हैं, ना हम 3D डिजाइनिंग करके देते हैं। क्लाइंट का बजट नहीं होता, वो कहता है जस्ट हमारी जो भी डिस्कशन हो जाए उसके थ्रू आप हमें बस इंटरनेट की रेफरेंस पिक्चर्स दिखाओ, या कुछ वो दिखाता है कुछ हम दिखाते हैं, और उसके थ्रू हमारा डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पे काम शुरू हो जाता है। तो एग्जीक्यूशन पे जब हम जाते हैं तो उससे पहले भी हमने कहीं ना कहीं पे चीज को विजुलाइज किया हुआ होता है कि ये चीज बनने के बाद कैसे लगेगी। ठीक है ना? अब वो जो विजुलाइज आपने किया है, आप डिजाइनर हो, आप डेकोरेटर हो, आपने विजुलाइज किया है कि सॉरी, कि ये चीज बनने के बाद कैसी लग रही है। अब जाहिर है आपका एक्सपोजर है, आप विजुलाइज कर सकते हो, बट आप अपनी विजुलाइजेशन सामने वाले तक भी तो बताओगे ना कि भाई मैंने ये चीज विजुलाइज करी हुई है कि मेरा बेड जो है वो इस तरीके का होगा, मेरा सोफा इस तरीके का होगा, मेरी वॉल यहाँ पर ऐसी आ रही है, उसमें ब्रास आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ रही है, उसमें ब्लू कलर का फैब्रिक आ रहा है, उसमें सोफा जो आ रहा है उसकी अपॉल्स्ट्री ऐसी हो रही है, रग इस तरीके का आ रहा है, थीम ये हो रही है, कलर यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये आपको पता है, आपके क्लाइंट को नहीं पता। तो हमारे क्लाइंट को बताने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इज 3D डिजाइनिंग एंड नंबर 2 इज मूड बोर्ड। 3D डिजाइनिंग एक एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है जो कि थोड़ा सा क्लाइंट को भारी लग रहा होता है। समटाइम्स कुछ क्लाइंट्स को भारी लगता है, कुछ क्लाइंट्स को नहीं लगता है, वो अपने हिसाब से काम उसकी पेमेंट कर देते हैं। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन पे आता है वो आता है मूड बोर्ड। मूड बोर्ड एक सस्ता ऑप्शन है, बट ऑब्वियसली हमारे यहाँ उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। एनीवे, तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या लोकल तरीके से आप स्लाइड पिक्चर्स दिखा दो। 2-3 रास्ते हैं जिसके थ्रू हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं कि भाई ये है हमारे पास प्रोसेस आपके चीज को आगे लेके जाने का। तो आपने सबसे पहले जो चीज करनी है वो है विजुअलाइजेशन। अच्छा, असाइनमेंट में आप लोगों के लिए क्या है कि आपने जो रूम आप यूज कर रहे हैं, अब वो आपका बेडरूम भी हो सकता है, वो लिविंग रूम भी हो सकता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जिस रूम के अंदर आपका ज्यादा टाइम गुजरता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी का बेडरूम में ज्यादा टाइम गुजरे। कुछ लोगों का लिविंग रूम में ज्यादा टाइम गुजरता है, कुछ लोगों के पास कोई वर्किंग स्पेस घर पर होती है जिसपे वो अपना ज्यादा टाइम गुजारते हैं। तो वो रूम जिसपे आपका ज्यादा टाइम गुजरता है, ज्यादा टाइम गुजरने की वजह यह है कि आप उस रूम के हर कॉर्नर से वाकिफ होते हैं। आपको पता होता है कि उस कॉर्नर पे क्या चीज है, उस कॉर्नर पे कॉलम आ रहा है, किस कॉर्नर में बीम आ रही है, कहाँ पे ग्लास आ रहा है, कहाँ पे फैन है, कहाँ पे एसी है, वो सब चीजें आपको पता होती हैं उस रूम की बहुत अच्छे तरीके से। तो उस रूम को आपने विजुअलाइज करना है, आपने अपने पास उस रूम को ब्लैंक करना है। जस्ट इन योर इमेजिनेशन आपने खाली उसको ब्लैंक करना है, और ब्लैंक कैनवस के ऊपर आपने अपने रूम को विजुअलाइज करना है। अब विजुअलाइज करते वक्त आपने रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखनी है। रिस्ट्रिक्शंस कौन सी? आप जो रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे वो विंडो और डोर की जरूर रखेंगे, अदरवाइज आप कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे। अब उस रिस्ट्रिक्शंस में आपके जो बजट है वो भी हो सकता है, और अगर किसी के पास घर पे छोटे बच्चे हैं और वो अपने घर पे कुछ चीजें अप्लाई करना चाहते हैं, बट बच्चों की वजह से वो चीजें अप्लाई नहीं कर पा रहे होते, तो उस वक्त उस चीज को भी हमने स्किप कर देना है, और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हमने उस चीज को विजुअलाइज करना है। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इसलिए हमने विजुअलाइज करना है क्योंकि हमारा माइंड खुलेगा। हम उसके अंदर जाके जितनी भी हमारे माइंड से चीजें आ रही होंगी
हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि जाहिर है मैंने आप लोग से ये कहा है कि आप लोगों ने ये मुझे कुछ शो नहीं कराना है इसको, ना ये आपके असाइनमेंट में काउंट होता है, क्योंकि जाहिर है जब मैं कुछ आप लोग को ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि आप इसको सबमिट करना है तो ऑब्वियसली ये काउंट भी नहीं होता। बट आपको अपने तौर पे इसको जरूर करना है, क्योंकि ये आगे आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपने इसको विजुलाइज करना है और उसके बाद एक पेपर पे उसके पॉइंट्स को नोट करना है। किस तरीके का बेड होगा, किस तरीके की वॉल होगी, कलर क्या होगा, सीलिंग कैसी होगी, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। अब आप उसको इमेज फॉर्म पे करना चाहें, यानी कि आप स्केच करना चाहें आड़ा तिरछा, जिसकी स्केचिंग अच्छी है वो अच्छी करे, जिसकी स्केचिंग अच्छी नहीं है वो आड़ा तिरछा कर दे, जिसको नहीं कुछ भी करना वो जस्ट लिख दे कि भाई मुझे हेक्सागोन में ये चाहिए है, ट्राइंगल में ये चाहिए, स्क्वायर मेरा ये होगा, राउंड मेरे पास ये होगा, मेरे पास रूम में कलर ये होगा, थीम ये होगी, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। अच्छा, ये बस चीज का ख्याल रखिएगा विजुअलाइज करते वक्त, कभी भी जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो जो आपके माइंड में फर्स्ट पॉइंट आ रहा है उसको लाजमी लिखना है अपने पास। जो भी पहला ऑप्शन आ रहा है, पहला आइडिया आ रहा है, उसको अपने पास नोट जरूर करना है। हो सकता है कि जब आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, बट पहले पॉइंट को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। जो भी फर्स्ट इनिशियल आइडिया आपको रिसीव हो रहा है अपने माइंड से, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आता है आपके इनर माइंड से। वो चीज आती है जो आपने कहीं ना कहीं पे देखी होती है, कहीं ना कहीं पे सोची होती है, कहीं ना कहीं पे आपने उसका कहीं ना कहीं उसको यूज किया हुआ होता है। वो उस वक्त आपको आपके डिजाइन के अंदर वो क्लिक कर रहा होता है और हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि नहीं यार इसको हमने वहां पे देखा हुआ है या हमने इसको यूं किया हुआ है। आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको नोट जरूर करेंगे। डिजाइन करते वक्त, विजुलाइज करते वक्त हम जो जिस चीज का ख्याल रखते हैं, सबसे पहली चीज वो हम डिजाइनिंग का नहीं रखते, हम ब्यूटी का नहीं रखते हैं, हम प्रैक्टिकलिटी का रखते हैं। हमें वो चीजें अप्लाई करनी होती हैं, चाहे अपना घर हो या क्लाइंट का घर हो, वो चीजें अप्लाई करनी होती हैं जो कि प्रैक्टिकल हो, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स कम से कम हो। अब प्रैक्टिकलिटी के अंदर डिटेल बहुत सारी है कि वो इजी टू क्लीन है या इजी टू यूज है, वो यूजर फ्रेंडली, जो भी उसकी डिटेल्स है वो एक अलग बात है। बट प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए हैं। तो प्रैक्टिकलिटी हमारी जो है वो प्राइमरी होती है, डिजाइनिंग ब्यूटी हमारी सेकेंडरी पे जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग डिजाइनिंग को प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो प्राइमरी पे रखते हैं उसको, ताकि उनका डिजाइन इनहांस होता है, उनको कोई आप डिजाइन किसी को दिखाते हो तो फौरन ही उसको एक वाव इफेक्ट मिलता है। मगर अगर उसके अंदर कोई प्रैक्टिकलिटीज में कोई इश्यूज हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है आपके क्लाइंट को फेस करने पड़ते हैं, या अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो तो आगे जाके आपको फेस करने पड़ते हैं। तो जिसकी वजह से हमें हमेशा प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए। ठीक है, अभी जो मैंने आपसे बात करी है उस पर थोड़ी सी डबल बात हो रही है। डबल बात क्या हो रही है कि मैंने एक जगह पे आपसे कहा है कि आप विजुअलाइज जो कर रहे हैं वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकलिटी को मद्देनजर भी रख रहे हैं, बट इस फर्स्ट स्टेज के अंदर आप प्रैक्टिकलिटी को बहुत ज्यादा मद्देनजर नहीं रखेंगे। प्रैक्टिकलिटी किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ इस फर्स्ट स्टेज में, कि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हम अप्लाई करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो हम उसको अवॉइड कर रहे होते हैं चीजों को। तो इस चीज को भी आपने नहीं सोचना है। अभी आप फ्री होके, बिल्कुल माइंड को फ्री करके कोई रिस्ट्रिक्शंस के बगैर आपने अपने पहले प्रोजेक्ट को विजुलाइज करना है। वो आप बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, किचन को छोड़ के, ठीक है, किचन को छोड़ के बाकी चीजों को आप जो भी आप में जिस पे आप समझते हैं कि ये रूम मेरे बहुत करीब है। जैसे मैं जिस रूम में अभी बैठा हुआ हूँ, ये रूम मेरा, मेरे समझ लें कि अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे ऑफिस का एक रूम है, वो मेरा जिसमें मेरा टाइम गुजरता है, वरना घर पर हूँ तो मेरा टाइम ज्यादा इस रूम में गुजरता है। यहाँ पे मैं बैठ के अपना काम भी करता हूँ, मैं वैसे भी बैठा हुआ होता हूँ, मेरा कुछ फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो भी मैं बैठा होता हूँ। तो मेरा एक ये समझ लें कि मेरा एक वर्किंग स्पेस है मेरे घर की, तो जिसके अंदर मैं ज्यादा टाइम गुजारता हूँ। मुझे इसके हर कोने के बारे में पता है। मुझे अपने बेडरूम के बारे में इतना नहीं पता जितना मुझे इस रूम के बारे में पता है। उसका रीजन ये कि मेरा वक्त यहाँ पे ज्यादा गुजर रहा है। तो आपने भी उस रूम के बारे में विजुलाइज करना है जिसमें आपका वक्त ज्यादा गुजर रहा है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है, इसको सिर्फ पेपर पे नोट डाउन करना है आपने। स्केच बनाना है नहीं बनाना है ये आपकी मर्जी है, जस्ट आप नोट कर लें, पॉइंट्स नोट कर लें इसके, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा खुलेगा। आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स है
उसके अंदर आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी आप जब इसको विजुलाइज करेंगे, इसमें आपको कुछ टाइम नहीं चाहिए, आराम से कभी भी बैठे हुए आप इजी हो, रिलैक्स करें और विजुलाइज करें। कोई उसमें आपको कुछ ज्यादा चीजें नहीं चाहिए इसके अंदर। तो अगर इसको लेके कोई किसी का क्वेश्चन है, या जो अब हमने अभी बात करी उस पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। जी सदस्य। जी सदफ। जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। सर बस ये पूछना था कि जो रूम हम अपना विजुअलाइज करेंगे, उसके जो डोर और विंडोज हैं, क्या वो भी हम अपने उससे विजुअलाइज करें, या वो जिस तरीके के हैं वो उसी ही हिसाब से हमें विजुअलाइज करना है, उनको उसी स्टेज पे रहने देना है? उनको वहीं पे रहने देना है। ओके। और सीलिंग्स एंड वॉल्स वो हम कर सकते हैं? देखिए वॉल्स तो आप नहीं चेंज कर सकते ना, जो कंक्रीट वॉल्स हैं उसको तो नहीं कलर्स, चेंज कर सकते। हाँ 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 कलर हाँ। कलर्स कलर, कलर्स सीलिंग, एंड डिजाइन। थीम्स एंड जी जी फ्लोरिंग। जी 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 जी, सब 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 रिमूव कर देंगे। ब्लैंक कैनवस होगा, बस उस कैनवस के अंदर ओके आपके डोर और ओके, विंडो फिक्स हुई हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। जी अफसा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी तो विजुअलाइज कर रहे हैं, अभी फिलहाल 2D भी नहीं बनाना है ना? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पेपर पे नोट करना है। मुझे नहीं चाहिए इसका कोई असाइनमेंट, या आप लोगों के लिए। ठीक ये है, टोटल आपके ऊपर है ये। ठीक है सर, थैंक यू। जी कशफ। सर कुछ नहीं, आई गेस आपने कह दिया कि डोर्स विंडोज चेंज नहीं करने। आई थॉट मे बी वी कैन चेंज द मटेरियल ऑफ डोर्स एंड विंडोज एंड देयर इज अ स्पेस व्हिच इज सेमी आउटडोर स्पेस, और वहां पे काफी अच्छे से जाली लगी हुई है, तो आई वाज अगर आपके पास एज अ इसको, हाँ बिग अगर आप, वाइड स्क्रीन ऑफ हाँ अ विंडो। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट जो फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल आपके पास, आप आर्किटेक्ट हैं, आपके पास इसका एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि मैंने डोर अगर मूव करना है तो मुझे किस किस चीज का ख्याल करना है, मुझे विंडो मूव करनी है तो मुझे किस किस चीज का ख्याल करना है, तो आप कर सकती हैं। बट जो फ्रेशर हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, तो जिसकी वजह से मैं इन चीजों को नहीं चेंज करवा रहा हूँ। बाकी आप सब चीजें रिमूव करें और ब्लैंक कैनवस के ऊपर काम करें। आपको लगता है कि अगर आपके डोर विंडो मूव करने की रिक्वायरमेंट में आता है तो करें, नो इशू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? और जी जी आयशा। सर वो मैंने आपसे कहना था कि मैं तो अभी से ना फाइवर का अकाउंट बना रही हूँ, तो कोई बात नहीं ना? नहीं बनाइएगा। सर वो एक्चुअली मैंने ना फ्रीलांसिंग के कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, तो वो तो अच्छा, कह रहे हैं बनाओ बनाओ। अगर आपने उन्होंने आपको अकाउंट बनाते टाइम की शुरू की चीजें बताई हुई हैं तो फिर बनाइए, कोई मसला नहीं है। सर वो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आपको अकाउंट बनाने तक ले गए हैं तो फिर कोई इशू नहीं है ना, बनाए, फिर कोई मसला जी नहीं है। सर। कोई मसला नहीं है। ओके, थैंक यू सर। जी किरण। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर एक अकाउंट पे हम लोग 2 या 3 प्रोफेशंस को डील कर सकते हैं एट एट द सेम टाइम? कर सकते हैं, उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। फायदा ये है कि वो जो जुमला हमारा बड़ा मशहूर है, मुझे सब पता है, तो जिसको सब आता है उसको कुछ नहीं आता, ये ड्रॉबैक है। जैक ऑफ ऑल। लेकिन जैसे मेरा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, मतलब प्रोफेशनल तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्यों, लिंक्डइन पे कोई आज का नहीं है, बहुत पहले का अकाउंट है। अब मैं उसको कैसे इंटीरियर में लेकर आऊं या दूसरा खोलूंगी, तो वो मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि एक ऐप के ऊपर मैं 2 एक साथ कैसे देखूंगी। लिंक्डइन की बात कर रही हैं? जी जी, लिंक्डइन की। नहीं, लिंक्डइन में आप ऐड करें अपनी एक्सपर्टीज, कोई मसला नहीं है, उस पर आप ऐड करें, कोई इशू नहीं है। मेरी तो एक ही आईडी पे, हाँ। एक ही आईडी पे कर दूं दोनों? हम्म। अपने सर्टिफिकेट्स उसके अंदर इशू करें, अपलोड करें, तो आपके पास सब चीजें ऑथेंटिक हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है उसमें। लिंक्डइन का मसला नहीं है, लिंक्डइन का सही है।
फ्रीलांस वेबसाइट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट उसमें भी अगर आप चीजों को थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चल रहे हो, अगर आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सही लिखी हुई है तो फिर उसमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बट दो तरीके से अकाउंट बनते हैं फ्रीलांस वेबसाइट्स में, एक बनता है आपके नाम से अकाउंट और एक बनता है कंपनी नेम से अकाउंट। उसके अंदर ये सारी चीजों को देखा जाता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बहुत सारों ने मल्टीपल जो एक्सपर्टीज है वो ऐड करी हुई होती है, वो काम भी कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके का सेलर है उसी नेचर का बायर भी तो मौजूद होगा ना मार्केट में। अगर एक सेलर है जो कि मल्टीपल चीजें बेचने को अच्छा समझता है, तो उसी नेचर का सेलर भी तो मार्केट में ही है ना, जो मल्टीपल चीजें बेचने वाले को पसंद करता है। और एक ऐसा सेलर है जो कि कहता है कि नहीं मैं एक ही चीज बेचूंगा, तो उस नेचर का भी बायर मौजूद है। तो हर किस्म का सेलर हर किस्म का बायर है, तो काम दोनों तरीकों से चल जाता है। बट फाइवर के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम दो अलग अलग प्रोफाइल्स बना लें, बट लिंक्डइन के अंदर दो प्रोफाइल नहीं बनानी चाहिए। मेरी तो एक प्रोफाइल बहुत पुरानी प्रोफाइल थी जो कि हैक हो गई थी, उसका पासवर्ड भी रिकवर नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुझे अपनी प्रोफाइल को दोबारा बनाना पड़ा था। इसमें बहुत सारे मेरा नुकसान भी हुआ, बहुत कनेक्शंस वो बने हुए थे, काफी उसके ऊपर मेहनत हुई हुई थी इस प्रोफाइल के ऊपर। मगर ऐसे मेरे हिसाब से लिंक्डइन को नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि लिंक्डइन जितनी पुरानी है उतनी ज्यादा अच्छी है। जी वो काफी पुरानी है मेरी। मेरी तो अभी 2022 की नई बनी हुई है, तो मैं तो बड़ा उसके ऊपर वो करता हूँ कि वो मेरी पुरानी प्रोफाइल रिकवर नहीं हो सकी। वो बहुत पुरानी थी, आई गेस पता नहीं 6-7 साल 8 साल, पता नहीं कितने साल पुरानी थी वो। बहुत मेहनत हुई हुई थी उसके ऊपर। एनीवे ठीक है, तो और कुछ? जी लाइबा। सर जैसे अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बैचलर्स अभी करूंगी, तो उसमें अगर इंटीरियर डिजाइनिंग में अच्छा करियर चाहिए तो उसके लिए आर्किटेक्चर में बैचलर्स करना चाहिए या फिर डायरेक्ट इंटीरियर में ही? इंटरेस्ट किस में है आपका? इंटीरियर में ज्यादा है। तो बस फिर इंटीरियर करना चाहिए। इंटरेस्ट जिसमें आपका है आपको वो करना चाहिए। बहुत सारे लोग आर्किटेक्चरल डिग्री के बाद, बैचलर्स के बाद फिर इंटीरियर की तरफ उनका रुझान बनता है, तो उसके बाद फिर वो उसको चेंज करते हैं। बट इनिशियली अगर आपको मालूम है कि आपका स्कोप, आपका इंटरेस्ट किधर है, तो फिर आप उसी फील्ड पे जाएंगे ना, क्योंकि आर्किटेक्चरल स्टडीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग स्टडीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो अभी से सेलेक्ट करें अपनी फील्ड को। जी यास्मीन। सर बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स जो सर्टिफिकेट आप देंगे तो वो एज अ शॉर्ट कोर्स कंसिडर होगा या वो डिप्लोमा होगा, क्या कंसिडर होगा? सर्टिफिकेट होता है शॉर्ट ही अमूमन, तो डिप्लोमा नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी इंस्टीट्यूट से एफिलिएट नहीं है, तो ना हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, तो हम डिप्लोमा नहीं इशू कर सकते हैं। हम सर्टिफिकेट ही इशू करते हैं, और वो सर्टिफिकेट आपका काउंट होता है, जहां जहां पे भी आपको दिखाना है वहां पे काउंट होता है। बट सर्टिफिकेट बेस्ड आपको जॉब्स, अगर हम कोई ये बात करते हैं कि सर्टिफिकेट की बेस पे अगर हमें कोई जॉब सर्च करने पे जाना है, तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि नहीं मिलती। सर्टिफिकेट की बेस को लेके जॉब कभी भी नहीं मिलती है। हाँ, आप कहीं पे आपकी आपकी सीवी के अंदर एक ये एक्स्ट्रा चीज हो जाती है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपकी बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के अंदर, आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है। अदरवाइज वही सर्टिफिकेट की वैल्यू है जो हर सर्टिफिकेट की वैल्यू है, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड है। जी मैंने आपको बताया ना कि मैंने पहले भी ये कोर्स किया हुआ है, हाँ, कराची से ही किया था क्योंकि उन दिनों मैं कराची में थी। द हाँ, स्कूल ऑफ डेकोर, आप लोगों को पता होगा, बहुत पहले की बात है ये, अमेरिकन एम्बेसी के पास है वो। तो वहां से मैंने जो कोर्स किया था वो तकरीबन 6 महीने का था ये, और उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया था वो डिप्लोमा था। हाँ, वो वो डिप्लोमा स्टिल होगा। आई हैव दैट, लेकिन बस यही हुआ कि यहाँ आके एक्सपीरियंस मेरा उसके ऊपर नहीं हुआ। बस जहाँ जहाँ रहती रही हूँ, फ्लैट सिस्टम इधर होते हैं, उन्हीं को डेकोरेट करते रहे, लेकिन प्रोफेशनली मैंने इस चीज को कभी अप्लाई नहीं किया। एंड दिस टाइम आई रियली वांटेड टू अप्लाई इट एज अ प्रोफेशन, इसीलिए मैं उसको दोबारा से एक तरह कहते हैं रिफ्रेश करने के लिए आपका कोर्स ज्वाइन किया। कह रहे हैं बिल्कुल, इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप खुद बताएंगी कि क्या रिजल्ट मिला आपको इंशाल्लाह। जी क्योंकि प्रोफेशनली तो 20 साल हो गए टीचिंग का एक्सपीरियंस है इधर, फिर ये कोविड में वीडियोग्राफी करने का और वीडियो एडिटर बनने का भी एक चांस मिला, उसमें भी मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ।
प्लस पेंटिंग मैं करती हूँ, तो ये सब कुछ एक दूसरे के साथ आई थिंक एक कनेक्टेड है, कनेक्शन बनता है। कनेक्टेड जी हैं, बिल्कुल है। जी देखिए जितने भी इस फील्ड के अंदर लोग आते हैं ना, चाहे वो डिजाइनिंग मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में, मेरे अपने कोर्स की बात करूं तो हमारे कोर्स में जितने भी लोग आते हैं उसमें 80% ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं ये जरासीम रखे हुए हैं, उनके पास ये जरासीम मौजूद हैं। या तो वो आर्टिस्ट होगा, या तो वो उसकी स्केचिंग बहुत अच्छी होगी, या फिर वो फैशन डिजाइनर होगा, या फिर वो मेकअप आर्टिस्ट होगा। कुछ ना कुछ उसके पास ऐसे आर्ट्स के जरासीम होंगे, तभी उसके पास ये इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। आर्ट्स की फील्ड को एक टाइम पहले बड़ा जी अजीब समझा जाता था कि उसको जो आर्ट्स की फील्ड में जाता था उसको ये कहा जाता था कि इसको कहीं और पे एडमिशन नहीं मिला तभी ये आर्ट्स में चला गया। बट आज का टाइम चेंज हो चुका है, आज डिफरेंट टाइम है और बहुत जी एक्सपोजर है बिल्कुल इसका। बिल्कुल सही। जी इल्सा। जी सर, तो मेरा यह है कि मेरा इंटरेस्ट जो है 3D की तरफ भी है। तो इंटरनेशनली जब आप देखते हैं तो वो लोग 3D एक्सपर्ट्स मांग रहे होते हैं या फिर इंटीरियर के एक्सपर्ट्स। तो ये है कि ये दोनों एज अ डिफरेंट नीश में लेके चलूं या फिर जो है इंटीरियर में ही 3D को इंक्लूड करा जाए। इंटीरियर में ही 3D को इंक्लूड किया जाए। ओके सर, ठीक, थैंक जी लाइबा। सर जैसे आपने बात किया था कि इंटर्नशिप से एक्सपीरियंस गेन करें, तो सर्टिफिकेट से डिप्लोमा की बेस पे इंटर्नशिप्स ऑफर होती हैं? हाँ होती है, मुझे हुई थी, बाकियों का नहीं पता, मुझे तो हुई थी। बिल्कुल होती है। तो उसके लिए हमें पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब खुद सीवीज वगैरह ड्रॉप करनी पड़ेंगी? बिल्कुल, सीवी तो आप खुद बनाएंगे। पोर्टफोलियो की मेरी कोशिश है कि हम इस कोर्स के एंड तक एक पोर्टफोलियो कंप्लीट कर लें, बट वो उन्हीं का कंप्लीट हो सकेगा जो रेगुलर होंगे और जो रेगुलर बेसिस में असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश है, वादा नहीं है, प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, बट कोशिश है कि हम एक पोर्टफोलियो कंप्लीट कर लें जो कि हम किसी हद तक कहीं पे दिखाने के काबिल बन जाए। क्योंकि आगे जाके कोर्स के अंदर काफी सारी चीजें हमारी ऐड होनी शुरू हो जाएंगी जो कि हमारा पोर्टफोलियो को रेडी करने में मदद देंगी। जी नुसैबा। अस्सलाम वालेकुम या सलाम। लाइक सर, आज तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा एक छोटी सी बात इन न्यू स्टूडेंट्स को बहुत देर से मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि काफी देर से इनके मैं मुख्तलिफ डाउट्स और क्वेश्चंस सुन रही थी, और मुझे भी मेरे अर्ली डेज याद आ गए जब मैं भी सेम थॉट्स के साथ एंटर हुई थी यहाँ पर। तो मैं बस इतना कहूंगी कि ये आपका बहुत ऊंचा ज़र्फ है कि आप इनको बहुत क्लियरली कुछ कह नहीं रहे हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से इन्हें सिर्फ इतना बोलूंगी कि हमें अभी इस वक्त ना अपने डाउट्स क्लियर करने के बजाय सिर्फ सीखने पे फोकस करना चाहिए। और कोर्स के लास्ट डे पे सर ने हम सबको 99.99% एक उस्ताद बना के यहाँ से निकालना है। और लाइक हम इस बेहतरीन, यानी लाइक हम उस काबिल होंगे इंशाल्लाह कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें, और ये सारी डिग्रीज और डिप्लोमास और ये सारी थॉट्स सब सब निकल जाएंगे। और मुझे लगता है कि फिर शायद वो जो हमें सर ने इतना निखार दिया होगा, तो वो हमारा काम हमारे लिए बहुत बड़ी एक डिग्री बन के सबके सामने होगा। या दैट्स इट। देखिए आपके जो क्वेश्चंस शुरू में थे वो क्वेश्चंस करने के बाद और काफी चीजों के बाद वो क्लियर हुए थे, तो इनके भी उसके बाद ही क्लियर होंगे, पहले नहीं हो सकते, पहले नहीं हो सकते, फर्स्ट सेशन के अंदर नहीं हो सकते क्लियर, हो ही नहीं सकते। तो कोई मसला नहीं है, पूछने दें जितने क्वेश्चंस पूछने, कोई टेंशन नहीं है, होपफुली सर 2-3 दिन में इंशाल्लाह हो जाएंगे, हो क्योंकि जाएंगे। एग्जैक्टली बहुत बहुत जल्दी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आई पर्सनली सैल्यूट योर पेशेंस सर। जज़ाकल्लाह। जी राबिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पूछा था कि फिर हम लोग 3D लेआउट कहाँ से, मतलब उसकी प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? 3D डिजाइनिंग की प्रैक्टिस जो है, मैं
कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे वीडियोस रिकॉर्ड करूँ। अभी तक सिर्फ 3 वीडियोस रिकॉर्ड हो सकी हैं, ज़्यादा नहीं हो पाई हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है थोड़ी। रात को ही टाइम मिल पाता है, बट आजकल उसमें भी थोड़ा-सी मसरूफियत हुई हुई है, तो मैं वो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। बाकी अभी फ़िलहाल जो मेरा 3D का कोर्स है, वो तो अभी आगे 2-3 महीने तक मुझे नहीं नज़र आता कि वो अभी आएगा। बट उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में 3D के कोर्सेज़ कराने के, आप उससे करें। अदरवाइज़ अगर कोर्सेज़ नहीं करने तो यूट्यूब पे बहुत सारे डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, जो कि 3D पे कोर्सेज़ करा रहे हैं और बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं, जो कि उसके ऊपर काम कर रहे हैं लोग। तो यूट्यूब बेस्ट है फॉर 3D मेरे हिसाब से। मैं अपने कोर्सेज़ को क्यों नहीं करा रहा हूँ कंटिन्यू। अभी हमारा स्केचअप का एक बैच चल रहा है, बट आई गेस उसकी 3 क्लासेस रह गई हैं, आई गेस ऐसी कुछ है। तो मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस पे 100% इंसाफ नहीं हो रहा स्टूडेंट्स के साथ में। मुझे ऐसा लगता है, अभी तक शिकायत किसी की नहीं है, बट 100% मुझे अपने तौर पे नहीं लगता कि मैं इंसाफ कर पा रहा हूँ। दूसरा कि 3D जो है वो उसमें थोड़ी-सी ना बोरिंग हो जाती है वो क्लास। उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रही होती। मैं बस समझा रहा होता हूँ और मैं चल रहा होता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है 3D एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग क्लास के बाद फिर ट्राई करते हैं। उस टाइम पे सबके आंसर्स आ रहे होते हैं, जी क्लियर, 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 कुछ भी क्वेश्चंस नहीं होते। और बाद में फिर वो क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं और डाउट्स भी उनके रह जाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने 3D पे रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। कोर्सेज़ को फ़िलहाल स्टॉप कर दिया। इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से कुछ नया तरीके से अगर कुछ कोर्स लॉन्च कर सका तो करूँगा, बट अभी उसमें 1-2 महीने लगेंगे। तो उसके अलावा यूट्यूब बेस्ट है, क्योंकि आप 3D जब आप सीख रहे होते हो, बेशक आप लाइव क्लास में सीख रहे हो, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हाथ के हाथ नहीं करके देख रहे हो, आप बाद में करके देखते हो। फिर आप लोग रिकॉर्डिंग की फ़रमाइश करते हो, तो इससे बेहतर है कि हम उसको यूट्यूब से सीखें, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसको सीख सकते हैं। क्योंकि उसमें ये क्या होता है कि हमने एक चीज़ सीखी, 5 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट की चीज़ हमने देखी, उसको पॉज़ किया और वीडियो को पॉज़ करने के बाद हमने अपने स्क्रीन पे वापस गए और जाके हमने दोबारा चीज़ उसको करके देखा, ट्राई करा। फिर दोबारा हमने आगे देखा। एक डिवाइस पे हमने वीडियो लगा दी, एक डिवाइस पे हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, तो वो ज़्यादा ईज़िली सीख सकते हैं उससे। ये एक अच्छा तरीका है उस पे काम करने का। जी राबिया, आपके सवाल था? अच्छा, हिफ्सा। यस सर, थैंक यू। और जैसे सर मैंने कहना था को होम मैंने डाउनलोड करके उसको यूज करना शुरू कर दिया, वजह से आपने कहा था ना कि प्रैक्टिस किया करें। तो सर स्केचअप भी मतलब फ्री ट्रायल्स पे होता है, तो आप रेफर करेंगे कि मतलब जिन्होंने आपसे पहले कोर्स लिया वो शुरू करें और यूट्यूब से देख के या आपकी वीडियोस देख के समझने की कोशिश करें। स्केचअप का क्या बोला, वो समझ में नहीं आया मुझे। सर जैसे स्केचअप है, मैंने पूछा था कि स्केचअप भी जैसे मतलब जो नहीं परचेज करना चाह रहे अभी, सिर्फ ट्रायल के लिए करें, वो उनको ऑफर करते हैं अपने मतलब टूल्स हो गए या चीजें यूज करने के लिए, कि वो हाँ, परचेज ही हाँ। करनी पड़े। जी, जी, करते हैं। ट्रायल वर्ज़न में आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप रेफर करते हैं, मतलब जैसे आपने कहा कि कोहोम अच्छी है, तो स्केचअप भी जिन्होंने आपका पिछला कोर्स कर लिया है वो स्केचअप भी डाउनलोड करके आपकी वीडियोस देख के काम करना शुरू करें। देखिए, स्केचअप सीखना तो ज़रूरी है। आप कोहोम यूज़ करें, आप लाइव होम 3D यूज़ करें, आप दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें। बट प्रोफ़ेशनल अगर आपने मार्केट में आना है, फ़ील्ड में आना है, प्रोफ़ेशनली काम करना है, तो स्केचअप पे तो काम करना ज़रूरी आना ही चाहिए। क्योंकि जितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर हो, कोहोम बहुत अच्छी आउट क्लास रेंडरिंग है उसकी, बहुत अच्छा काम है उसका। लाइव होम 3D बहुत ईज़ी सॉफ्टवेयर है। या इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे जो कि बहुत ईज़ी वे में काम कराते हैं एक फ्रेशर को। बट जो स्केचअप आपको फ्री हैंड डिजाइनिंग देता है, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं देता। ऑटोकैड एक अलग चीज है, जो कि हमारा बनता है लेआउट्स, जो कि हमारे सेक्शन सेक्शन ड्राइंग्स होती हैं, जो कि आर्किटेक्ट्स के लिए यूज में आती हैं। बट अगर हम इंटीरियर के हवाले से बात करें, तो स्केचअप से बेहतर सॉफ्टवेयर अभी तक मुझे भी नजर नहीं आया, ना मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर है जिसपे प्रोफेशनल्स काम करते हो। स्केचअप, 3D मैक्स, ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं। बट 3D मैक्स बहुत सारे लोगों को जरा बहुत ज्यादा मुश्किल वे में ले जाता है। स्केचअप का फायदा बेसिक ये है कि वो उसको खाली स्केचअप यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई हैवी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, रेंडरिंग के लिए फिर आपको हैवी सिस्टम्स चाहिए होते हैं। बट स्केचअप तो जरूरी है। अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है तो उसके बगैर काम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कितने भी सॉफ्टवेयर आ जाएं या अभी तक जो मार्केट में है, वो
स्केचअप का ऑल्टरनेट नहीं दे सकते। बहुत बहुत ज्यादा स्केचअप के अंदर ओपन फंक्शंस हैं, ओपन फ्री हैंड आप काम करते हो। और कोई क्वेश्चन है किसी का? मैं फिर ये रिपीट करूंगा कि कोशिश ये करिएगा कि क्लासेस को मिस ना करें। वीडियो की रिकॉर्डिंग की मेरी कोशिश है, अब ये रिकॉर्ड तो हो रही है, बट मुझे नहीं पता कि ये इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिकॉर्डिंग सही हुई है नहीं हुई है। सर प्लीज एट द एंड ऑफ सेशन आप यहाँ पर बाकी के सॉफ्टवेयर्स भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? तो मुझे नहीं पता कि वीडियो अभी रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है, और हो गई तो उसका क्या रिजल्ट है वो क्लास के बाद पता चलेगा। अपलोड हो जाती है प्रॉपरली, नहीं होती है मुझे नहीं पता, बट हो भी जाती है वीडियो अगर, तब भी कोशिश ये करिएगा कि रिकॉर्डिंग की तरफ अपने माइंड को मत लेके जाएं, लाइव सेशन के अंदर आए और इसको ऊपर वर्किंग करें, क्योंकि जो इस बैच के अंदर जितनी क्लासेस मिस करेगा उसमें उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। शायद पिछले बैचेस में बहुत ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा हम उस तरफ नहीं गए थे, बिजनेस की तरफ बहुत ज्यादा नहीं गए थे, बट